So this is second part of your Ind AS 103 रिविजन सेशन एंड अब आज हमारा ये पूरा प्रोग्राम ये रहेगा कि आज हम इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम सारे कंसेप्ट्स कवर कर लें अलोंग विद द क्वेश्चंस। आपने पार्ट वन देख लिया होगा रिवीजन का, यूट्यूब पे ऑलरेडी पब्लिक है वो। उसके बाद मैंने आपको स्टार्ट किया था हमारा इंड एस 103 में एक्विजिशन अकाउंटिंग में स्टेप नंबर 3 कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स एक्वायर्ड, जिसमें हम लेते थे फेयर वैल्यू ऑफ ऑल आइडेंटिफिकेबल एसेट्स एक्वायर्ड ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन प्लस डेफर्ड टैक्स एसेट्स एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ये नोट वन हमने देख लिया था। अब हमें देखना है री एक्वायर्ड राइट्स, इंडेमनिफिकेशन ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज को मैंने पिछले बार भी बता दिया था कि लायबिलिटीज जो फेयर वैल्यू होगी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन उसको लेंगे अपन, और उसमें कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को लेस कर देंगे। फेयर वैल्यू ऑफ पोस्ट रिटायरमेंट एम्प्लॉय बेनिफिट्स भी हमें लेस करने रहेंगे। इससे आ जाएगा हमारा नेट एसेट्स ऑफ एक्वायरी कंपनी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। मैंने नोट नंबर वन आपको समझा दिया था। अब हम आगे बढ़ रहे हैं नोट नंबर टू पर। सर सबसे पहले व्हाट इज दिस री एक्वायर्ड राइट्स? तो मैंने आपको समझाया था कि एक होता है फ्रेंचाइजर और दूसरा होता है फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजर क्या करता है? एक एग्रीमेंट करता है सामने वाली कंपनी से या सामने वाले पर्सन से फॉर गिविंग हिज फ्रेंचाइजी राइट्स। तो ये जो फ्रेंचाइजर ने फ्रेंचाइजी से एग्रीमेंट किया है, बदले में फ्रेंचाइजी क्या करेगी? फ्रेंचाइजर को रेंट देगी। जैसे अगर आज की डेट में आप देखो तो आपको मैकडोनल्ड्स अगर ओपन करना है तो मैकडोनल्ड्स नाम यूज करने के लिए आपको उसकी फ्रेंचाइजी लेनी पड़ती है, और उसके बदले में आपको मैकडोनल्ड्स कंपनी को क्या करना पड़ेगा? पेमेंट करना पड़ेगा। यस और नो? आंसर इज यस। सो फ्रेंचाइजर does an agreement with franchisee. In return, franchisee gives some fees to franchisor. ये जो फीस फ्रेंचाइजर को मिल रही है, इट विल बी अपियरिंग इन बैलेंस शीट ऑफ फ्रेंचाइजी। ये जो फ्रेंचाइजी है, मान लो अपने एग्जांपल में फ्रेंचाइजर कौन है? एचडी लिमिटेड। फ्रेंचाइजी है बडी। अब बडी को यूज करना है एचडी लिमिटेड का नाम, तो इसे फ्रेंचाइजी फीस मिल रही है। ये जो फ्रेंचाइजी फीस ये पे कर रहा है, ये इसे अपने बैलेंस शीट में एज फ्रेंचाइजी राइट शो करेगा। क्या शो करेगा? फ्रेंचाइजी राइट शो करेगा। अच्छा, अब ये तो चल रहा था नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं थी। अब मान लो ये एग्रीमेंट था 10 साल, 10 साल के लिए फ्रेंचाइजी ली। 5 इयर्स के बाद इस फ्रेंचाइजर ने फ्रेंचाइजी को टेक ओवर कर लिया, खरीद लिया, परचेज कर लिया। अभी तक क्या चल रहा था? फ्रेंचाइजर फ्रेंचाइजी की रिलेशनशिप थी। एकदम से इस फ्रेंचाइजर ने फ्रेंचाइजी को खरीद ही लिया। जब खरीद लिया तो मुझे एक बात बताओ, ये एक्वायर हुआ। अक्वायर हुआ तो मुझे बताओ फ्रेंचाइजी के सारे नेट एसेट्स पे इसका कंट्रोल आ जाएगा। फ्रेंचाइजी मतलब बडी के, बडी कौन हुई यहाँ पे? बडी का एक्विजिशन हो जाएगा। एक्विजिशन हुआ तो बडी के नेट एसेट्स पे कंट्रोल आ जाएगा, प्लस प्लस रीएक्वायर्ड राइट्स भी होंगे। रीएक्वायर्ड राइट्स मतलब दीज राइट्स विच वेयर अर्लियर, रीएक्वायर्ड राइट्स का मतलब क्या है? दीज राइट्स विच वेयर अर्लियर गिवन बाय फ्रेंचाइजी टू फ्रेंचाइजी इज नोन एज रीएक्वायर्ड by franchisor, and such franchisee rights acquired is known as reacquired rights। ये बात समझ में आती है? मतलब पहले तो ये राइट आपने दिया, अब आपने जब इसका बिजनेस टेक ओवर किया तो कहना ही थी ये राइट आपने वापस से रीएक्वायर कर लिया, और इस रीएक्वायर्ड राइट को आप पीसी में, सॉरी, नेट एसेट कैलकुलेट करते वक्त अलग से शो करेंगे, एड ऑन करेंगे। इज दैट क्लियर? मतलब जभी भी कभी भी आपने एक कंपनी हो और दूसरी कंपनी का आपने टेक ओवर किया, बिजनेस टेक ओवर किया, बिजनेस एक्वायर किया है, और उससे पहले कोई प्रीवियस रिलेशनशिप थी, और वो प्रीवियस रिलेशनशिप इन द फॉर्म ऑफ फ्रेंचाइजर एंड फ्रेंचाइजी थी, तो कहना ही से पहले आपने कोई राइट दिया होगा एज अ फ्रेंचाइजर उसको, अब आप वापस से उसको एक्वायर कर रहे हो, तो री एक्वायर कर रहे हो अपने राइट को। यस और नो? तो उस री एक्वायर्ड राइट को आप पीसी नेट एसेट निकालते वक्त ऐड कर दोगे। आर यू गेटिंग इट? यस। These rights should be recognized in the net assets acquired at the fair value. Franchisor also account for loss on the reacquired rights। अब एक चीज और याद रखना, ये आपने बिजनेस 5 साल में ही खरीद लिया था और एग्रीमेंट था 10 साल का। कहना इसे आपने अर्ली टर्मिनेट कर दिया ये एग्रीमेंट, और अगर अर्ली टर्मिनेट किया कहना इसे इसको लॉस बियर करना पड़ेगा, क्योंकि अर्ली टर्मिनेशन जिसकी वजह से भी होता है उस पार्टी को लॉस बियर करना पड़ता है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर फ्रेंचाइजर एक्वायर करेगा बिजनेस तो कहना से उसको लॉस भी ऑन रिक्वायर्ड राइट्स पे करने पड़ेंगे। सर ये लॉस कैसे निकलेगा? तो अमाउंट पेबल लेस कैरिंग अमाउंट, या तो ये अमाउंट निकाल लो और सेटलमेंट अमाउंट विच एवर इज लोअर। कैसे समझते हैं?
मान लो फ्रेंचाइजी की फीस है 10 lakhs फॉर 10 years, मतलब फ्रेंचाइजी फीस रिसीव हो रही है 10 लाख रुपए 10 साल के लिए। सेटलमेंट अमाउंट इन केस ऑफ टर्मिनेशन बाय ईदर ऑफ द पार्टी एट 50% अबव कैरिंग अमाउंट। कहने का मतलब है सेटलमेंट कब होगा, अगर टर्मिनेट हो गया किसी एक पार्टी की वजह से, तो 50% ऑफ द कैरिंग अमाउंट, जो भी कैरिंग अमाउंट आ रहा होगा बुक्स में, उसमें 50% एड ऑन करना है। फ्रेंचाइजर री एक्वायर्ड फ्रेंचाइजी आफ्टर 4 years, मतलब 10 साल में से 6 साल तक तो फ्रेंचाइजी रही, चौथे 4 साल जब बचे थे उससे पहले ही इन्होंने इसको रीक्वायर कर लिया, मतलब 5th ईयर की कैरिंग अमाउंट निकालनी पड़ेगी अपने को। फेयर वैल्यू ऑफ द फ्रेंचाइजी राइट्स फॉर रिमेनिंग 6 years इज 16 lakhs। रिकॉग्निशन कैसे करोगे, रीएक्वायर्ड राइट को काय पे लाओगे, फेयर वैल्यू कितनी है 16 लाख। लॉस निकालना है, लॉस निकालने के लिए या फिर गेन निकालने के लिए क्या करोगे सर, कैरिंग अमाउंट निकालना पड़ेगा। 10 लाख के फ्रेंचाइजी राइट्स थे, 4 साल हो गए हैं, 10 लाख इंटू 10, 4 years डिवाइड बाई 10 years इंटू 10 lakhs, तो 6 लाख की कैरिंग अमाउंट बची है। सेटलमेंट अमाउंट क्या होगा, 6 लाख प्लस 50%, दैट इज 9 lakhs। तो लॉस कैसे आएगा, अमाउंट पेबल लेस कैरिंग अमाउंट, 16 lakhs लेस 6 lakhs, 10 lakhs, और सेटलमेंट अमाउंट 9 lakhs, विच एवर इज लेस। गुड मॉर्निंग आर्यन, गुड मॉर्निंग। ये समझ में आया कि नहीं, यस नो, यस नो, सिंपल है सर। फ्रेंचाइजी की फीस जो है वो देख लो, अगर टर्मिनेशन के दौरान सेटलमेंट अमाउंट कैसे निकालोगे वो देख लो। फ्रेंचाइजर ने कितने सालों के बाद, 4 साल के बाद, मतलब 6 साल बचे हुए थे, तो 5th ईयर की ओपनिंग पर आपके पास जो कैरिंग अमाउंट है उसको निकाल लो, और फेयर वैल्यू जो दी हुई है फॉर रिमेनिंग ईयर्स वो देख लो। पहले निकालो कैरिंग अमाउंट, फिर निकालो सेटलमेंट अमाउंट, और फिर लॉस निकाल लो। लॉस कैसे निकालोगे, जितना अमाउंट पेबल है दैट इज 16 लाख लेस कैरिंग अमाउंट 10 lakhs, और सेटलमेंट अमाउंट आपका 9 lakhs आ जाएगा। सर ये 9 लाख कैसे आया, 6 लाख प्लस 50%, 9 lakhs। बस याद रखना, अगर पीसी 100 lakhs था, पीसी कितना था मान लीजिए 100 lakhs, और नेट एसेट्स थे 70 लाख, तो आपका पीसी कैसे आएगा सर, 100 lakhs, नेट 100 lakhs और नेट एसेट 70 लाख है, मतलब आपका पीसी कितने का आएगा एक्चुअल में। पीसी आपका टोटल था 100 lakhs, नेट एसेट 70 लाख। तो मुझे एक बात बताओ, पीसी में आपका लॉस कितना आया था अभी 9 lakhs, तो ये 9 लाख आप लॉस ऑन रिक्वायर्ड राइट लिखोगे, और ये 91 lakhs जो आएगा दैट इज योर एडजस्टेड पीसी। अब 70 आपका क्या आ गया नेट एसेट्स, 91 एडजस्टेड पीसी, तो गुडविल आपकी 21 आएगी एज पर इंड एस 103। बोलो ये समझ में आया कि नहीं, मतलब सर जो लॉस ऑन रीक्वायर्ड राइट है उससे हम जो हमारा टोटल पीसी आ रहा है उसमें से हम उसको लेस कर देंगे एज अ सेपरेट ट्रांजेक्शन कॉस्ट। यस, मॉड्यूल में आपको केस स्टडी नंबर, मॉड्यूल में आपको इलस्ट्रेशन 20 दिया हुआ है, एक बार उसको देखते हैं। ABC Limited acquires PQR Limited for a consideration of 1 crore. 4 years ago, ABC Limited had granted a 10-year license. ABC ने PQR को परचेज किया 1 करोड़ में, 4 साल पहले ABC ने इसको 10 साल का एक लाइसेंस दिया था PQR को टू ऑपरेट इन यूरोप। कॉस्ट ऑफ द लाइसेंस वाज 250। Contracts allows either party to terminate the franchisee at a cost of unexpired initial fees plus 20%. एट द डेट ऑफ एक्विजिशन द सेटलमेंट अमाउंट इज 180। कैसे आया, इन्होंने सेटलमेंट अमाउंट दे के रखा है अपने को क्वेश्चन में, ठीक है। एबीसी लिमिटेड हैड एक्वायर्ड पीक्यूआर बिकॉज इट सीज हाई पोटेंशियल इन द यूरोपियन मार्केट एंड विशेस टू एक्सप्लॉइट इट। ABC Limited calculates that the under current economic condition and current price, it could grant a 6-year franchisee for a price of 4,50,000. हाउ इज द लाइसेंस अकाउंटेड फॉर एज अ पार्ट ऑफ द बिजनेस कॉम्बिनेशन। आपको लाइसेंस ये जो 10 साल के लिए दिया गया था इसको कैसे बिजनेस कॉम्बिनेशन के साथ साथ अकाउंट फॉर करोगे, तो अपने को दो चीजें निकालनी है, फेयर वैल्यू ऑफ द लाइसेंस, दूसरा लॉस ऑन टर्मिनेशन, और एडजस्टेड पीसी। कैसे निकालोगे, रिकॉग्निशन कैसे पे करोगे, रिकॉग्निशन करेंगे रिकॉर्ड राइट का एट फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू कितनी दी हुई है सर, 4,50,000, क्वेश्चन में ही दी है। रिमेनिंग पीरियड की फेयर वैल्यू जो दी है दैट इज 4,50,000।
कैरिंग अमाउंट कैसे आया? लॉस, पहले लॉस कैसे निकालोगे आप? 2,50,000 में आपने लाइसेंस दिया, कितने साल के लिए? 10 साल के लिए। कहाँ गया? 10 ईयर लाइसेंस। तो 2,50,000 इंटू 6, तो 1.5 लाख बचा। 1.5 लाख क्यों बचा? क्योंकि 4 साल के बाद टेक ओवर कर लिया बिजनेस। 4 साल के बाद जब टेक ओवर कर लिया तो आपका इंटू 6 आ जाएगा। 6 ईयर रिमेनिंग है। सेटलमेंट अमाउंट आपको क्वेश्चन में गिवन था 1,80,000, और आपको अमाउंट कितना पे करना था? 4,50,000, दैट इज द फेयर वैल्यू। तो अमाउंट पेबल लेस कैरिंग अमाउंट 3 lakhs, और सेटलमेंट अमाउंट 1,80,000, विच एवर इज लेस 1,80,000। पीसी फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन 100 लाख दिया था। 100 लाख मतलब 1 करोड़। 1 करोड़ को अपन लैक्स में लिखेंगे तो 100 लाख हो जाएंगे। इसमें से 180 लैक्स, 1.80 लैक्स अपन हटा देंगे एज रिक्वायर्ड राइट, तो अपना पीसी आ जाएगा 98.2 लैक्स। ये बात समझ में आई? हर्षा, आर्यन, दिव्यांग, गौरव, गौतम? यस, नो? यस और नो? बहुत बढ़िया। नाउ कम्स द नोट नंबर 3, इंडेमनिफिकेशन ऑफ एसेट। अपन ने नेट एसेट्स, स्टेप नंबर 3, मैंने आपको एक्विजिशन मेथड में बताया था। जब हमने एक्विजिशन मेथड स्टार्ट की थी तो अपने को 7 स्टेप्स का ध्यान रखना था। आइडेंटिफाई द एक्वायरर, सेकंड स्टेप था आइडेंटिफाई द एक्वायरर, के बाद था सेकंड स्टेप में आइडेंटिफाई डेट ऑफ एक्विजिशन, थर्ड था नेट एसेट्स एक्वायर्ड, नेट एसेट्स एक्वायर्ड, फिर फोर्थ था पीसी, फिफ्थ था गुडविल और गेन ऑन बार्गेन परचेज, सिक्स्थ था अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ एक्वायरर, सेवेंथ था बैलेंस शीट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। हमने स्टेप 1 भी कर लिया था, 2 भी कर लिया था, 3 में थे, और 3 में हम अब नोट नंबर 2 भी खत्म कर लिया। नोट नंबर 3, दैट इज द लास्ट, इंडेमनिफिकेशन ऑफ एसेट्स। फिर हम चलेंगे पीसी की कैलकुलेशन पर। तो आते हैं अपन इंडेमनिफिकेशन ऑफ एसेट। इंडेमनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझते हैं मीनिंग। ये इंडेमनिफिकेशन ऑफ एसेट मीनिंग, ये जो हैंड रिटन नोट्स है ये आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएंगे, और मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जो गूगल ड्राइव पड़ी है उस पर भी मिल जाएंगे। ठीक है, इसको शेयर भी कर देता हूँ वाली सिस्टम। ये शेयर भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों को भी कोई दिक्कत ना हो। मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने शेयर कर दिया इसको, देख लीजिएगा एक बार। एक बार कंफर्म कर देना रिसीव हो गया कि नहीं टेलीग्राम पर। ठीक है, ओके। नाउ मैंने ये हैंड रिटन नोट शेयर कर दिए मेरे टेलीग्राम चैनल पर। नाउ नोट नंबर 3, इंडेमनिफिकेशन ऑफ एसेट। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इंडेमनिफिकेशन ऑफ एसेट? द मीनिंग इज वेरी मच क्लियर। अमाउंट प्रोमिस्ड बाय एक्वायरी टू एक्वायर अगेंस्ट सम some contingent liability transferred, such amount is known as indemnification of asset। क्या हुआ भाई? टेक ओवर किया है भाई, एक कंपनी है एचडी जिसने टेक ओवर किया है बडी को। ठीक है, अब बडी की बैलेंस शीट जो है ना, उसमें कुछ कॉन्टिजेंट, यहाँ पे नोट्स में कोई कॉन्टिजेंट लायबिलिटी आ रही है। कैन आई से जब मैंने ये बिजनेस टेक ओवर किया तो ये कॉन्टिजेंट लायबिलिटी मेरे पास आ जाएगी? यस, नो? आंसर इज यस। तो जब ये कॉन्टिजेंट लायबिलिटी मेरे पास आ जाएगी तो कैन आई से मैं ये बोलूंगा कि भाई मुझे इसके बदले में कुछ अमाउंट, क्योंकि ये तो नेट एसेट्स जो टेकन ओवर की ये तो बैलेंस शीट वाले थे, ये तो भाई मेरे पास नहीं है। ये तो इसमें तो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी नहीं है, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जो आपकी बैलेंस शीट में दिख रहा है, बट कॉन्टिजेंट लायबिलिटी तो बैलेंस शीट में आता ही नहीं है। और जब कॉन्टिजेंट लायबिलिटी बैलेंस शीट में आता नहीं है, लेकिन ये आगे आ सकता है मेरे लिए लायबिलिटी, बिकॉज नाउ आई एम टेकिंग ओवर योर बिजनेस। Now, when I am taking over your business, can I say the contingent liability is now mine? Yes, no?
तो आई हैव टू पे द कॉन्टिजेंट लायबिलिटी टू द थर्ड पर्सन। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी क्या हो सकती है? भाई किसी ने मेरे पे मेरी कंपनी पे सूट फाइल कर दिया, यस और नो। अब वो जीत भी सकता हूं मैं केस, हार भी सकता हूं, अगर हारा तो मुझे पे करना पड़ेगा कुछ, दैट इज कॉन्टिजेंट, है ना? ये बात समझ में आ रही है? यहां तक समझ में आया? तो मुझे एक बात बताओ, मैं क्या बोलूंगा बडी से, बडी एक काम कर। बोले क्या? ये जो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है ना, इसके बदले में मुझे कुछ अमाउंट दे दे। ये नेट एसेट्स टेकन ओवर के बदले में मैं पीसी दे रहा हूं तेरे को। हाँ, मुझे इसके बदले में कोई अमाउंट प्रॉमिस कर दे कि कल को कुछ भी लायबिलिटी आई तू पे ऑफ करे। और मान लो बडी ने बोल दिया ठीक है 70% मैं बियर करूंगा, मैंने कहा ठीक है ओके, तो ये हमारे बीच में एग्रीमेंट हो गया। सो दिस इज नथिंग कॉल्ड, ये जो 70% इसने अलाउ किया कि भाई मैं पे करूंगी, बडी लिमिटेड ने बोला मैं पे करूंगी, तो फिर ये जो 70% का जो गारंटी दे दिया अगेंस्ट कंटिजेंट लायबिलिटी, दैट इज नथिंग बट इंडेमनिफिकेशन। मेरे लिए तो वो असेट हो गया ना, क्योंकि ये लायबिलिटी अगर कंपनी पर आएगी तो 70% तो मेरे लिए एसेट ही है। यस और नो? आंसर इज यस। तो ये 70% इंडेमनिफिकेशन ऑफ एसेट हो जाएगा। ये बात समझ में आती है कि नहीं, बोलो? यस नो? ये सब हम पढ़ चुके हैं इन डिटेल, अब बस हम एक क्विक रिकैप कर रहे हैं। यस और नो? सर इसको बुक्स में मीजर कैसे करेंगे ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन? तो डेट ऑफ एक्विजिशन पे जब हम नेट एसेट्स निकालेंगे तो या तो हम फेयर वैल्यू ऑफ द कॉन्टिजेंट लायबिलिटी को देखेंगे, या फिर अमाउंट प्रॉमिस्ड विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। या तो जो फेयर वैल्यू ऑफ द कॉन्टिजेंट लायबिलिटी वो, या फिर अमाउंट प्रॉमिस्ड विच एवर इज लेस इज द मेजरमेंट अमाउंट। और रिकॉग्निशन कैसे करना है सर? इफ इट इज कलेक्टेबल तो फिर इसको हम एज बैलेंस शीट इनिशियली दिखाएंगे, और जर्नल एंट्री पास करेंगे नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट इंडेमनिफिकेशन ऑफ एसेट अकाउंट डेबिट टू कॉन्टिजेंट लायबिलिटी टू मोड ऑफ पेमेंट, और कोई डिफरेंस आया तो गुडविल और गेन ऑन बार्गेन परचेज। और अगर कोई चेंज है इन द वैल्यू ऑफ इंडेमनिफिकेशन ऑफ एसेट तो इसको हम फेयर वैल्यू की चेंज को हम पीआरएल से एडजस्ट कर देंगे। इज दैट क्लियर? बिल्कुल शो करेंगे, अपन ने लेक्चर में भी किया था एज एसेट इन द बैलेंस शीट आफ्टर ऑल्सो। नाउ ये देखो मैंने आपको एग्जांपल भी दिया, एक एचडी लिमिटेड है, डॉक्टर लिमिटेड है, इसने इसका बिजनेस ले लिया, इसने इसके एसेट्स एंड लायबिलिटीज ले लिए। इसके डॉक्टर लिमिटेड के ऊपर कॉन्टिजेंट लायबिलिटी थी 1 करोड़ की, 1 करोड़ की कॉन्टिजेंट लायबिलिटी थी। डॉक्टर लिमिटेड प्रॉमिस टू पे गारंटीड अमाउंट दैट इज 60% ऑफ द कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। मतलब 1 करोड़ की कॉन्टिजेंट लायबिलिटी थी, बिजनेस टेक ओवर हो गया। क्या हो गया? बिजनेस टेक ओवर हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, ये 1 करोड़ के बदले 60% पे करने वाला था, तो मुझे बता एचडी के लिए एसेट कितने का बना? सर 1 करोड़ इंटू 60% तो सामने वाला दे ही रहा है, मतलब 60 लाख का इंडेमनिफिकेशन बुक कर लेगा। यस और नो? यस और नो? कर लेगा। एंड फॉर एग्जाम्पल फेयर वैल्यू ऑफ द कॉन्टिजेंट लायबिलिटी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन इज 55 lakhs। तो मुझे एक बात बताओ, मैं इंडेमनिफिकेशन ऑफ असेट को किस पे रिकॉर्ड करूंगा? 55 lakhs और 60 lakhs, विच एवर इज लेस। ये समझ में आया? अरे ये समझ में आया कि नहीं दोस्तों? ऑल माय वंडरफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, हर्षा, दिव्यांग, आर्यन, मंजय, गौरव, गौतम, यस नो? देखो जवाब देना पड़ेगा, अदरवाइज मुझे कैसे समझ में आएगा, तुमको समझ में आएगी नहीं, है ना? तो ये तो हो गया इनिशियल इंडेमनिफिकेशन का इनिशियल रिकॉग्निशन मेजरमेंट पॉइंट। सर व्हाट इज दिस कॉन्टिजेंट लायबिलिटी? तो मैंने आपको बताया था इंडिया 37 में डिफाइंड है कि ऑब्लिगेशन इज सर्टेन बट अमाउंट इज अनसर्टेन, दैट इज अमाउंट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड विद डिग्री ऑफ एस्टिमेशन, और ऑब्लिगेशन इज अनसर्टेन और डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ सर्टेनिटी इज लेस देन 50। तो ये अपन जो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी कहाँ पढ़ने वाले हैं? इंडिया 37 में। अभी के लिए आपने वैसे भी बचपन में पढ़ा है, वही सेम चीज है। एएस 29 में भी जो आपने पढ़ा था, इंडिया 37 में भी जो चीज पढ़ी है सेम है, सेम टू सेम है। पता नहीं लोग क्यों ऐसा एफआर को डरा धमका के पढ़ाते हैं, पता नहीं क्यों, पर मेरे हिसाब से तो सेम है। ठीक है? ऑब्लिगेशन इज सर्टेन, अमाउंट इज अनसर्टेन। ठीक है? अमाउंट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड विद डिग्री ऑफ एस्टिमेशन। सर ये हमें कंसेप्ट तो पूरा इंडेमनिफिकेशन ऑफ एसेट का समझ में आ गया, लेकिन अगर आईसीआई का एक मॉड्यूल का एग्जांपल करा देते तो मजा ही आ जाता। तो लो ना, इलस्ट्रेशन नंबर 15 आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का है, इसको एक बार पढ़ते हैं। एबीसी लिमिटेड ने एक्वायर किया है बेवरेज कंपनी को, पीक्यूआर लिमिटेड।
from XYZ Limited. ABC Limited acquired a beverage company PQR Limited from XYZ Limited. At the time of acquisition, PQR Limited is defendant in a court whereby certain customer of PQR have alleged that its product contains certain pesticides. तो वो PQR का जब एक्विजिशन हुआ उस टाइम पे उस पर एक केस चल रहा था और उस केस की वैल्यू थी 2 करोड़. PQR लिमिटेड इज बी सूट फॉर डैमेजेस ऑफ 2 करोड़. XYZ has indemnified ABC. अब चूंकि ABC ने PQR को खरीदा था तो XYZ और किससे खरीदा था? XYZ से. तो XYZ जो कंपनी एक्वायरी थी उस कंपनी ने क्या किया? डैमेजेस के लिए बोला कि भाई इंडेमनीफाई किया है फॉर द लॉसेस इफ एनी टू द अमाउंट अप टू 1 करोड़. और उस दिन 1 करोड़ तक के लिए क्या कर दिया कि मैं आपको पे ऑफ कर दूंगा. किसने किया? सामने वाली कंपनी जिसने बिजनेस अपना बेचा है. पॉइंट इज, यू नो व्हाट इज द पॉइंट हियर? यहाँ पे पॉइंट ये है. नाउ पॉइंट इज उस दिन फेयर वैल्यू ऑफ द कॉन्टिजेंट लायबिलिटी 70 लाख. मुझे बताओ आप रिकॉग्नाइज किस पे करोगे? फेयर वैल्यू और फेयर वैल्यू ऑफ द कॉन्टिजेंट लायबिलिटी और इंडेमनिफ अमाउंट प्रॉमिस्ड विच एवर इज लेस. तो मुझे बताओ 70 लाख करोगे? यस और नो? 70 लाख आएगा कि नहीं? तो ये देखो अपन ने वही किया. इन्होंने लास्ट में क्या पूछा है? हाउ शुड एबीसी लिमिटेड वुड अकाउंट फॉर कॉन्टिजेंट लायबिलिटी एंड इंडेमनिफिकेशन एसेट व्हाट इफ द फेयर वैल्यू ऑफ द लायबिलिटी इज 1.2. तो उन्होंने ये भी पूछा है कि 70 लाख की जगह अगर उसकी फेयर वैल्यू 1.2 करोड़ होती तो क्या आपका आंसर होता? तो पहला केस क्या हो गया? फेयर वैल्यू कंटिजेंट लायबिलिटी की 70 लाख है, एक्चुअल में तो 2 करोड़ थी. हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें तो लेना है फेयर वैल्यू ऑफ द कंटिजेंट लायबिलिटी 70 करोड़ और अमाउंट प्रॉमिस्ड 1 करोड़. तो इंडेमनिफिकेशन ऑफ एसेट कितने में रिकॉर्ड करोगे आप? 70 लाख पे. सेकेंड केस में 1.2 करोड़ और 1 करोड़ आप कितने पे करोगे? विच एवर इज लेस. तो 1 करोड़ पे करूंगा. सिंपल. यही पूछा था. बोलो आया कि नहीं? ये मॉड्यूल का क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? अब आप कर पाओगे मॉड्यूल का क्वेश्चन? नाउ if fair value of the contingent consideration on the date of acquisition is 30, fair value of the contingent consideration on the date of acquisition is rupees 30 and equerry had agreed to indemnify 80%, and as on the subsequent date balance sheet the fair value changes to 50 and 20. तो बताओ कैसे अकाउंटिंग करना है? ये मैंने एक क्वेश्चन बेसिक बनाया. तो देखो फेयर वैल्यू ऑफ द कॉन्टिजेंट लायबिलिटी कितनी है? 30. अमाउंट कितना प्रॉमिस किया? 30 इंटू 80 24. तो विच एवर इज लेस. इंडेमनिफिकेशन 24 पे आ जाएगा. एंट्री क्या हो जाएगी? इंडेमनिफिकेशन असेट अकाउंट डेबिट टू मोड ऑफ पेमेंट टू नॉन करेक्ट कंटिजेंट लायबिलिटी 30 की, यहाँ पे 24. नेट असेट कुछ भी नहीं और ये भी कुछ भी नहीं. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में फिगर्स दिए नहीं है. अब वो बोल रहा है बैलेंस शीट डेट पर 50 रुपए हो गई. फेयर वैल्यू चेंजेस टू रुपीज 50. मुझे बताओ 30 थी, 30 से ये 50 हो गई. कहना इसे ये इंक्रीज हुई तो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी अगर बढ़ गई तो अपन और उसको 20 से क्रेडिट कर देंगे. और सिंस ये 20 से बढ़ गई तो कहना इसी इंडेमनिफिकेशन भी 20 मतलब 80% से बढ़ जाएगा. तो इंडेमनिफिकेशन ऑफ एसेट अकाउंट डेबिट टू पी और एल 16 और पी एंड एल टू कॉन्टिजेंट लायबिलिटी. पहले कॉन्टिजेंट लायबिलिटी बढ़ाओगे फिर इंडेमनिफिकेशन ऑफ एसेट बढ़ाओगे. मान लो फेयर वैल्यू चेंजेस टू रुपीज 20. 30 की थी अब 20 हो गई, मतलब कॉन्टिजेंट लायबिलिटी कम हो गई. लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट. कम हुआ तो डेबिट करेंगे. कॉन्टिजेंट लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू पी और एल 10 रुपीज. और सेम इंडेमनिफिकेशन भी कम हो जाएगा 8 रुपए से. तो पी एंड एल टू इंडेमनिफिकेशन ऑफ एसेट 8 रुपीज. बोलो आया कि नहीं? यस सर, नो सर. इसी के साथ स्टेप नंबर 3 हमारा समाप्त हो गया. क्या समाप्त हो गया? स्टेप नंबर 3 क्या था? नेट एसेट्स ऑफ एक्वायरी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन. यहां तक क्लियर दोस्तों? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं
स्टेप नंबर 4 की तरफ। लेकिन स्टेप नंबर 4 पर जाने से पहले मुझे आपको समझाना है मीजरमेंट पीरियड। व्हाट इज दिस मीजरमेंट पीरियड? तो इंड एस बोलता है आपको पहले तो इनिशियल रिकॉग्निशन करना होगा और सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन करना होता है किसी चीज का। इन दोनों के बीच का जो टाइम होता है दैट इज मीजरमेंट पीरियड। सर व्हाट इज दिस मीजरमेंट पीरियड? मीजरमेंट पीरियड का मतलब होता है मीजरमेंट अप टू 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। मान लो एक एचडी लिमिटेड ने बडी लिमिटेड को 1 जुलाई 2025 को एक्वायर किया, तो मीजरमेंट पीरियड हो जाएगा 1 जुलाई 2025 से लेके 30 जून 2026। मीजरमेंट कब तक चलेगा? 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। Assets and liabilities were measured at a provisional values on the date of acquisition due to lack of information। मतलब क्या होता है बेटा? ये कौन कौन किसके बारे में बात कर रहे हो? प्लीज बी स्पेसिफिक। ये जो डाउट है आपका, है ना? असेट्स एंड लायबिलिटीज जो होगी मेजर, पहले तो हम क्या करेंगे, देखो डेट ऑफ एक्विजिशन पे अपने को फेयर वैल्यू निकालनी होती है। डेट ऑफ एक्विजिशन पे अगर हमें फेयर वैल्यू चाहिए तो मुझे एक बात बताओ, मान लो अगर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो क्या हम प्रोविजनल बेसिस वैल्यूज पे उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं? आंसर इज यस। इंड एस बोलता है आप ऐसा कर सकते हो। और अगर आपने लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के कारण प्रोविजनल वैल्यू पे असेट्स और लायबिलिटीज को रिकॉर्ड किया, तो ऐसे केस में एक्वायरर shall report assets and liabilities at provisional value in its financial statement, and when such additional information is received, तो उस एडिशनल इंफॉर्मेशन मतलब वो एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या होगी? फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस, वो आपके पास जो रिसीव हुई है विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन है या आफ्टर 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन है। अगर विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन है और सिचुएशन पहले डेट ऑफ एक्विजिशन वाली एग्जिस्ट होती है, तो फिर इसको एडजस्ट कर देना गुडविल और गेन ऑन बार्गेन परचेज। अदरवाइज उसको क्या करोगे? आप पीओरएल से एडजस्ट करोगे। और साथ ही साथ आफ्टर 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, तो फिर वो सीधे सीधे पीओरएल से ही एडजस्ट हो। याद रखना दो ही चीजें, चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ द कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी आफ्टर एक्विजिशन इसके पीएनडीएल में बेटा ऑब्वियसली जिसने टेक ओवर किया है उसकी बुक्स में आएगा ना। जिसने टेक ओवर किया है, अपने केस में एचडी लिमिटेड ने टेक ओवर किया था, तो एचडी लिमिटेड की बुक्स में आएगा। ठीक है, ओके मंजे। नाउ अगेन मैं आपको क्या बोल रहा हूं, सब लोग ध्यान से समझना। आपको कोई भी सब्जेक्ट हो, रिवीजन तो लगेगा। आप घर पे एक बार ध्यान से, आपका ध्यान कहीं और है और आप रिवीजन कर रहे हो किसी और सब्जेक्ट का, तो फिर प्रॉब्लम आएगी। छोटी छोटी बातों को ना हाईलाइट करके रखो अपने अलग पेन से, ताकि आपको वो बार बार जब आप कॉपी देखो ना या आपके नोट्स देखो ना तो उसमें दिखे, तो इससे क्या होगा ना आपका लर्निंग बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ये सभी लोगों के लिए था। ठीक है, नाउ मैंने आपको मेजरमेंट पीरियड में क्या समझाया? मेजरमेंट पीरियड क्या होता है? मेजरमेंट अप टू 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। डेट ऑफ एक्विजिशन पे हम हो सकता है अगर हमें पर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम मतलब एक्वायरर कंपनी, एक्वायरर मतलब पेरेंट कंपनी रिपोर्ट करेगी सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को प्रोविजनल वैल्यू पे, और जब वो एडिशनल इंफॉर्मेशन इन द ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस अवेलेबल होगी, तो ये चेक करना कि वो कब अवेलेबल होगी। अगर वो 12 मंथ्स आफ्टर डेट ऑफ एक्विजिशन अवेलेबल हुई है, तो फिर वो जो भी उसकी वजह से जो चेंज आएगा फेयर वैल्यू में, उसको आप पीओरएल से एडजस्ट कर दो। लेकिन अगर वो 12 महीने के अंदर अंदर अपने को पता चल गया, तो फिर चेक करो क्या वो सिचुएशन जो अपने को पता चली है विद इन 12 मंथ्स वो एग्जिस्ट कर रही थी डेट ऑफ एक्विजिशन से, डेट ऑफ एक्विजिशन पर। अगर वो सेम डे पे एग्जिस्ट कर रही थी तो गुडविल और गेन और बार्गेन परचेज से, अदरवाइज पीओरएल से। वापस से बोल दो एक बार ये वाला पॉइंट। ओके सर, सर वो सर एडिशनल इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल हुई वो कब मालूम पड़ी हमें? सर हमें मालूम पड़ी 12 मंथ्स आफ्टर, 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, तो फिर उसको पीओरएल से एडजस्ट। सर विद इन 12 मंथ्स अगर अपने को डेट ऑफ एक्विजिशन में पता चल गया, तो चेक करना जो एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें पता चली है कब? विद इन 12 मंथ्स हाँ ऑफ डेट ऑफ एक्विजिशन, हाँ उसमें उसमें हमें क्या वो सिचुएशन
डेट ऑफ एक्विजिशन पर एग्जैक्टली थी सर, हाँ थी, तो फिर उसको गुडविल और गेन और बार्गेन परचेज से एडजस्ट कर दो, अदरवाइज उसको पीओरएल से एडजस्ट कर दो। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ या ना। नाउ कम्स योर स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 बात करता है परचेज कंसिडरेशन की। सर पीसी निकालने के तरीके की। पीसी कैसे निकलेगा एक्विजिशन मेथड में? सबसे पहले हम लेंगे फेयर वैल्यू ऑफ द असेट्स गिवन अप बाय द एक्वायरर ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। हो सकता है पीसी के फॉर्म में सामने वाला क्या कर रहा है, पीसी के फॉर्म में सामने वाला आप क्या कर रहा है, कोई एसेट दे दे। अब उसके लिए नोट नंबर 1 है, नोट नंबर 1 अपन डिटेल में नीचे पढ़ेंगे। कोई कैश कंसिडरेशन दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है सर। सर कोई इक्विटी शेयर्स दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, इसको अपन बोलेंगे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। तो उस इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को हम किस पे रिकॉर्ड करेंगे? फेयर वैल्यू। पीसी में जब हम दे रहे हैं तो पीसी में क्या इंक्लूड करेंगे? फेयर वैल्यू ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट टू बी इशूड एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले पीसी देता कौन है? एक्वायरर देता है, तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स इशूड बाय एक्वायरर मतलब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। और उस दिन पे फेयर वैल्यू ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द एक्वायरर, उस दिन पे उसके शेयर्स की फेयर वैल्यू कितनी है वो। सर अगर ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो आपको क्वेश्चन में स्वैप रेशियो गिवन होगा। स्वैप रेशियो गिवन होगा तो स्वैप रेशियो का मल्टीप्लाई कर देना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्वायरी कंपनी, मतलब अपने केस में एचडी ने अगर बडी को टेक ओवर किया है तो एक्वायरी कंपनी कौन हो गई? बडी लिमिटेड हो गई। ठीक है, इनटू फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्वायरर। और फेयर वैल्यू किसकी लेंगे? अगेन एक्वायरर की ही लेंगे। स्वैप रेशियो भी नहीं गिवन है तो याद रखना पेपर नंबर 2 सीए फाइनल एफआर के बाद जो आता है एएफएम, उसमें आपको बताया गया है स्वैप रेशियो कैसे निकालते हैं। तो एक्वायरी कंपनी की फेयर वैल्यू डिवाइड बाय एक्वायरर कंपनी की फेयर वैल्यू कर दोगे तो आपको स्वैप रेशियो भी आ जाएगा। इफ फेयर वैल्यू ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इज नॉट गिवन, अब अगर आपको फेयर वैल्यू ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ही नहीं गिवन है तो आपको आपके पास होगा ना फेयर वैल्यू ऑफ द नेट एसेट्स एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, उससे डिवाइड कर देना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स को, तो आपको फेयर वैल्यू ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एक्वायरर कंपनी भी पता चल। साथ ही साथ कोई हो सकता है कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन हो, मतलब कोई टारगेट हो, कंडीशन हो, उसको अचीव करने पे कुछ एडिशनल कंसिडरेशन मिले। हो सकता है कोई डेफर्ड कंसिडरेशन है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू पे उसको आज रिकॉर्ड कर लो कि डेट ऑफ एक्विजिशन पे प्रेजेंट वैल्यू क्या है। ठीक है, कोई शेयर बेस्ड पेमेंट अवार्ड एक्वायरी कंपनी के चले आ रहे थे, अब एक्वायरर कंपनी के अंडर कैसे अकाउंट फॉर होंगे, इन सब का टोटल करेंगे तो अपन का आ जाएगा टोटल बिजनेस कॉम्बिनेशन का परचेज कंसिडरेशन। अब इसमें अपने को सेपरेट ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी ऐड करनी पड़ सकती है। इस सेपरेट ट्रांजेक्शन कॉस्ट का मतलब होता है अमाउंट फॉर एनी प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन एक्वायरर एंड एक्वायरी। और इसके बाद जो अमाउंट आएगा दैट इज द टोटल अमाउंट पेबल टू द वेंडर। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट्स गिवन अप बाय एक्वायरर ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, ये आपका नोट नंबर 1 है। तो इस नोट नंबर 1 को अपन फटाफट से देख लेते हैं, मजा आ जाएगा। देखते हैं नोट नंबर 1, फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट्स गिवन अप बाय द एक्वायरर ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो सिंपल सी बात है, आपके पास हो सकता है कैरिंग अमाउंट भी है एसेट्स की ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, और साथ ही साथ आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन के नाम पे फेयर वैल्यू भी मालूम है। तो इन दोनों के बीच में, किसके बीच में? कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस है उसको ट्रांसफर कर देना पी और एल में। सबसे पहले क्या करोगे? पी और एल में उसको ट्रांसफर कर देना, उसके बाद उसको पीसी कैलकुलेशन में यूज करना। एक क्वेश्चन है बेसिक सा, ए लिमिटेड ने एक्वायर किया बी लिमिटेड को, ओनर्स ऑफ बी लिमिटेड आर गिवन लैंड ओन्ड बाय ए लिमिटेड इन ल्यू ऑफ एंटायर बिजनेस ऑफ बी लिमिटेड। बदले में क्या दे दिया? लैंड दे दी इन द फॉर्म ऑफ पीसी। बुक वैल्यू ऑफ द लैंड इज रुपीज 100, फेयर वैल्यू इज 1000, नेट एसेट्स ऑफ बी लिमिटेड आर 700 जनरलाइज इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। तो ए लिमिटेड पहले क्या करेगा? 100 रुपए की जो लैंड दिख रही है उसको पहले 1000 पे ले जाएगा। कितने से बढ़ाना पड़ेगा? 100 रुपए की बुक वैल्यू है, 1000 रुपए की फेयर वैल्यू है, डिफरेंस कितना है? 900। इसको पीओरएल पे ले जाओ, लैंड अकाउंट डेबिट टू पीओरएल। उसके बाद नेट एसेट्स लिखना 700, पीसी लिख देना फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट्स लैंड 1000, गुडविल आ गई 300 की, एंट्री पास कर दो। नेट एसेट्स टू बी लिमिटेड, गुडविल बैलेंसिंग फिगर 300, और वेंडर डेबिट टू लैंड। ये हो गया आपका नंबर 1। बोलो नोट नंबर 1 में कोई दिक्कत? फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट्स गिवन अप बाय द एक्वायरर ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, है ना? कोई टेंशन नहीं, आ रहा है समझ में? बहुत बढ़िया।
नाउ कम्स नोट नंबर टू। नोट नंबर टू क्या होता है? फेयर वैल्यू ऑफ द कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन। फेयर वैल्यू ऑफ द कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन। कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन मतलब कंसिडरेशन देना है कि नहीं, दैट इज अनसर्टन, बट किस बेसिस पे देना पड़ सकता है? कंडीशन पे, तो वो कंडीशनल है। अब ये देखना है किसको देना है, पेबल टू द एक्वायरी एंटिटी या पेबल टू द एम्प्लॉय। ये जो कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन है, या तो आपने एक्वायरी कंपनी को दिया होगा या फिर एम्प्लॉय को। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ या ना। अब अगर मैं पहली बात करूं, पेबल टू एक्वायरी एंटिटी, अगर कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन आप पे कर रहे हो टू द एक्वायरी एंटिटी, तो इट विल बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है। इनिशियल रिकॉग्निशन कैसे होगा? ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, वेंडर अकाउंट डेबिट टू मोड ऑफ पेमेंट टू प्रोविजन फॉर कंटिजेंट कंसिडरेशन। सर प्रोविजन फॉर कंटिजेंट कंसिडरेशन क्यों बनाओगे आप? आपको ये प्रोविजन इसलिए बनाना है क्योंकि आज आपको पे नहीं करना है, एक कंडीशन फुलफिल होगी तो ही आपको ये पे करना है। इसका मतलब ये अमाउंट का पेमेंट होना, ये अमाउंट का पे होना अनसर्टेन है, यस और नो, बट इट इज कंडीशनल। सो हेंस वी आर क्रिएटिंग अ बैलेंस शीट में कैसे दिखे? सर बैलेंस शीट में अगर अगर ये जो कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन है ये कैश में सेटल होता है तो इसे हम लायबिलिटी दिखाएंगे, और अगर ये इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी में सेटल होगा तो इसे हम इक्विटी दिखाएंगे। ओके सर, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन कैसे होगा? अब हमने अगर कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन को लायबिलिटी माना था, तो अगर फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेटलमेंट कुछ चेंज हुई तो पीओरएल से एडजस्ट होगी, और अगर इसको हमने इक्विटी माना था तो फिर तो हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे। क्यों? इक्विटी का सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन क्यों नहीं होता? हम पढ़ेंगे इंडिया 32 में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में, डोंट वरी, आगे अपन करेंगे उसका भी रिवीजन। याद रखना, जिस दिन वो कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन सेटल होगा उस दिन हम क्या करेंगे? प्रोविजन फॉर कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन जो हमारी बुक्स में आ रहा था, डेबिट टू बैंक टू इक्विटी। बैंक कब लिखेंगे? जब अगर हमने उसे लायबिलिटी माना था, और इक्विटी कब लिखेंगे? जब हमने उसको इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में पे करने के लिए माना था। ठीक है। अब ये तो सिचुएशन हो गई एक्वेरी एंटिटी के बेसिस पे। अगर ये पेबल टू द एम्प्लॉय है तो सिचुएशन क्या है? सिचुएशन नंबर वन, इक्विटी कैसे दिखाएंगे भाई? इक्विटी क्या दिखाएंगे? आपने तो बुक्स में डाल दिया प्रोविजन फॉर कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन। जिस दिन सेटलमेंट करोगे उस दिन सेटलमेंट किसके फॉर्म में करोगे? इक्विटी के फॉर्म में। वो क्वेश्चन में दिखेगा आपने वो कैसे करेंगे। और अगर सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन है तो हमें उसे सब्सिक्वेंटली रिकॉग्नाइज कर ही नहीं सकते एज पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। उसको कोई चेंज नहीं आता इक्विटी में, तो इसलिए इग्नोर करेंगे। ठीक है। नाउ पेबल टू द एम्प्लॉय, पेबल टू द एम्प्लॉय में सिचुएशन नंबर वन, सिचुएशन नंबर वन। सर पहली बात तो ये बताओ, आप ये बताओ, टेबल टू एक्वायरी एंटिटी तो समझ में आता है, बट टेबल टू द एम्प्लॉय, क्या कोई कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन आप डायरेक्टली एम्प्लॉय को देने वाले हो? हाँ, एम्प्लॉय किसका? एक्वायरी एंटिटी का, जिसका आपने टेक ओवर किया है। किस बारे में क्यों दे रहे हो आप उसको एडिशनल कंसिडरेशन? हो सकता है उसको, मैंने बोला, मैंने देखा यार ये जो बडी लिमिटेड है ना, इसमें एक मिस्टर सौरभ है। मिस्टर सौरभ क्या है? बहुत ही होनहार एम्प्लॉय है इस कंपनी के, और इस कंपनी की तरक्की में इनके बहुत अहम योगदान है। तो मैं चाहूंगा कि जब मैं बडी लिमिटेड को टेक ओवर करूं तो मिस्टर सौरभ भी उस कंपनी के एम्प्लॉय, जो उस कंपनी में थे, किसमें? बडी में, वो अब एचडी के एम्प्लॉय हो जाए, और अगले 2-3 साल तक इसको कंटिन्यू करें। तो अगर मैंने उनको ऑफर दिया कि भाई, सिचुएशन वन, सौरभ से मैंने बात करी, सौरभ बोले ठीक है सर, मैं आपकी एम्प्लॉय, आपका एम्प्लॉय बन के रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, और मैं अगले 4 साल तक कहीं नहीं जाने वाला। तो अगर ओनली फॉर सर्विस टर्म मैंने उसे कोई कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन दिया, कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन मतलब मैं सौरभ को पेमेंट कब करूंगा? जब वो 4 साल तक के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन में रुकेगा। कैन आई से दिस इज द सर्विस टर्म? This contingent consideration which I am paying to Saurabh is because of the service term. Now, can I say it is not a business combination? This transaction is talking about the service term. Hence, it will be treated as employee benefit expense. Yes, sir. No, sir. And since it is an employee benefit expense, hence it will be covered under Ind AS 102, share-based payments, and it should not be the part of purchase consideration under 103. Yes, no. ये पहली सिचुएशन समझ में आई दोस्तों? इसमें बच्चों को बहुत कठिनाई आती है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसमें ही आती है। ये समझा तुमको? ओके। नाउ सिचुएशन नंबर टू, टारगेट बेस्ड। दिस टाइम मैंने सौरभ को अपॉइंटमेंट क्या दिया है?
सौरभ को बोला कि भाई अभी ये मैंने आपको ये मेरी कंपनी में लेके आया हूं मैं, और आपकी कंपनी को भी मैंने टेक ओवर कर लिया, आप अपने हिसाब से इस कंपनी को चलाओ, लेकिन मैं चाहता हूं कि मार्केट में हमारी कंपनी का जो ये टारगेट, मान लीजिए हमारा टर्नओवर है 1000 करोड़ पहुंच जाना, ठीक है, दिस इज द टारगेट बेस्ड कंडीशन विच आई हैव गिवन। नाउ सिंस द टारगेट बेस्ड कंडीशन इज देयर टू द एम्प्लॉय ऑफ द एक्वायरी एंटिटी, तो उसके बदले में अगर मैं कोई कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन पे करूंगा तो इट विल बी पार्ट ऑफ द पीसी एंड अकाउंटिंग विल बी डन सेम एज द अकाउंट अमाउंट पेबल टू द एंटिटी। मतलब इस टारगेट बेस में सेम अपन इस तरह से अकाउंटिंग करेंगे जो अपन ने पेबल टू द एक्वायरी एंटिटी सी। सिचुएशन नंबर 3, पहली सिचुएशन क्लियर है, सिर्फ सर्विस टर्म इंड एस 102 अकाउंट फॉर करेगा, एज एन एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस इंड एस 103 में कवर ही नहीं होगा। सिचुएशन नंबर 2 क्या बोल रहा है, टारगेट बेस्ड कंडीशन है, सेम अपने को अकाउंटिंग करनी है, कौन सी, जैसी कि हमने सामने बडी लिमिटेड को कोई कंटिजेंट कंसिडरेशन दिया है, और ये पीसी का पार्ट हो जाएगा क्योंकि इंडियस 103 में काम आ गया। यस और नो, ऑल माय चार्टर्ड्स, गौरव, गौतम, हर्षा, दिव्यांग, अंजय, आर्यन, ओके। सिचुएशन नंबर 3, सर्विस टर्म भी है सर, टारगेट टारगेट भी दिया है और सर्विस टर्म भी मेंशन है, तो याद रखना अपने को यहाँ पे चेक करना है क्या सर्विस टर्म ज्यादा है या बराबर है टारगेट के। अगर ऐसा है तो सिचुएशन वन मतलब इंडियस 102 एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस मानना है, पीसी मानना ही नहीं है, पीसी में इंक्लूड ही नहीं होगा। लेकिन टारगेट बड़ा है, सर्विस टर्म छोटा है, तो फिर हम क्या करेंगे, सेम अकाउंटिंग एज वी हैव पेड द कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन टू द एक्वायरी कंपनी। ओके सर, कंसेप्ट तो पूरा समझ में आ गया, क्वेश्चन करा देते तो मजा ही आ जाता। चलो अपन क्वेश्चन कर लेते हैं। आपके मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 26, ABC Limited acquires all of the outstanding shares of XYZ Limited in a business combination. XYZ Limited had 3 shareholders with equal shareholdings. 3 shareholders थे, 2 of whom were also senior level employees of XYZ Limited. Okay. Would continue as employee post acquisition of shares by ABC Limited. ठीक है, 3 शेयर होल्डर थे जिसमें से 2 एम्प्लॉय भी थे, और वो 2 के 2 आगे टेक ओवर के बाद भी एज एन एम्प्लॉय कंटिन्यू करने वाले हैं। द एम्प्लॉय शेयर होल्डर्स ईच विल रिसीव 60 lakhs प्लस एडिशनल पेमेंट ऑफ 150 lakhs to 200 lakhs based on multiple earnings over the next 2 years. Okay sir. The non-employee shareholder each will receive 100 lakhs, याद रहेगा 100 लैक्स उसको पे कर रहे हो, मतलब 3 में से एक को तो 100 लैक्स जाना ही जाना है, और जो एम्प्लॉय बन के आ रहे हैं उनको 60 लैक्स तो देना ही देना है, प्लस एडिशनल कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन देना है, वो बेस्ड ऑन मल्टीपल ऑफ अर्निंग्स, आगे की 2 साल की अर्निंग्स के बेसिस पे। ठीक है, द एडिशनल पेमेंट ऑफ ईच दीज शेयर एम्प्लॉय शेयर होल्डर्स विल बी फॉरफिटेड इफ दे लीव द एम्प्लॉयमेंट ऑफ XYZ एट एनी टाइम ड्यूरिंग द 2 years। अगले 2 साल के अंदर अंदर भाई साहब अगर आपने एम्प्लॉयमेंट छोड़ दिया, तो क्या होगा, तो फिर आपको ये सारे के सारे राइट्स फॉरफीट हो जाएंगे फॉलोइंग इट्स एक्विजिशन बाय एबीसी लिमिटेड। सैलरी रिसीव बाय देम इज कंसीडर्ड रीजनेबल रेम्युनरेशन फॉर देयर सर्विस। हाउ मच अमाउंट इज एट्रीब्यूटेबल टू पोस्ट कॉम्बिनेशन सर्विस, वो सीधे बोल रहे हैं कि आफ्टर बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या होगा जब बिजनेस टेक ओवर हो जाएगा। इज दैट क्लियर, ये उन्होंने पूछा है। तो भैया सिंपल है, यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, ये 150 लैक्स से लेके 200 लैक्स का जो एडिशनल कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन है, ये आप कब दोगे, जब सामने वाला क्या करेगा, 2 साल के लिए सर्विस देगा, है ना, और 60 लैक्स तो आपको देना ही देना है। यस और नो, ये देखो, इन अकॉर्डेंस विद द एबव, ये पैराग्राफ पढ़ना है, इसका सॉल्यूशन इन्होंने क्या इसका ट्रीटमेंट दे दिया है कैरी में। In the instant case, the additional consideration of 150 to 200 represents compensation for post-combination service, as the same represents that part of the payment which is forfeited if the shareholder does not remain in the employment of 2 years following the acquisition. Means only 60 lakh is attributable to the consideration for the acquired business. देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, अगर आपको सर्विस टर्म भी दिया है प्लस टारगेट भी दिया है तो चेक करना सर्विस टर्म या तो ज्यादा हो या बराबर हो टारगेट के। और मुझे बताओ सर्विस टर्म में क्या बोला है, सर्विस टर्म में बोला है कि 150 लाख से 200 लाख
150 से 200 लाख तक का क्या है, एडिशनल कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन दिया जाएगा, अलॉन्ग विद 60 लैक्स तो मिलने ही मिलने हैं। लेकिन कब, 2 साल तक आप सर्व करोगे, और 2 साल के पहले आपने छोड़ा तो नहीं मिलेगा एडिशनल कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन। ये कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन 2 साल तक आपको काम करना पड़ेगा। तो कहना इसी, ये 2 साल तो आपका सर्विस टर्म हो गया, और अर्निंग्स भी 2 साल, मतलब ये बराबर ही है, ये बराबर ही है। तो इसको क्या मान लूंगा मैं, इसको मैं मान लूंगा क्या, इसको एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस मानूंगा, और इट विल नॉट बी पार्ट ऑफ द परचेज कंसिडरेशन। तो परचेज कंसिडरेशन में सिर्फ और सिर्फ मैं 60 लाख लेके आऊंगा। ये बात समझ में आएगी नहीं? यस नो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अभी अपन 5 मिनट्स का ब्रेक ले रहे हैं। 1 बजे शार्प अपन वापस से स्टार्ट करेंगे, है ना? तब तक के लिए आप लोग थोड़ा सा पानी वानी ले लो। ओके, फिर से अपन स्टार्ट करते हैं। 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं। ओके, नाउ ब्रेक इज ओवर, वी आर स्टार्टिंग अगेन नाउ। Illustration number 25 of your study material. We are moving ahead on this revision. So KKB Limited acquires 100% interest in the Viva Limited. 100% interest Viva Limited में ले रहे हैं कौन, KKB, a company owned by a single shareholder who is also the KMP in the company for cash payment of 20 million US dollars. तो पीसी में क्या आ जाएगा, 20 मिलियन यूएस डॉलर्स। कॉन्टिंजेंट पेमेंट है 2 मिलियन यूएस डॉलर्स। सर कॉन्टिंजेंट है, इसका मतलब कुछ ना कुछ कंडीशन होगी। यस, कंडीशन क्या है, कंडीशन है द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट प्रोवाइडेड फॉर द कॉन्टिंजेंट पेमेंट ऑफ 2 years आफ्टर द एक्विजिशन। 2 साल का मिनिमम सर्विस टर्म देना है, और EBITDA मतलब अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन एंड टैक्स of the company after 2 years post acquisition should be 21%, मतलब 21% हो जाना चाहिए। The former shareholder continued to be employed with Viva Limited for at least 2 years after the acquisition. No part of the contingent payment will be paid if the former shareholders does not complete 2 year employment period. मतलब यहाँ 2 year का पीरियड प्लस टारगेट बराबर ही चल रहा है, टारगेट पीरियड भी बराबर चल रहा है। मुझे बताओ, जब ये दोनों चीजें बराबर चल रही हैं तो कहना ही से यहाँ सिर्फ और सिर्फ 20 मिलियन ही कंसिडर होगा परचेज कंसिडरेशन, और जो कंटिंजेंट पेमेंट है वो तो अदर इंडियस कौन सा 102, और जो पीसी है वो 103 में रिकॉग्नाइज होगा, पार्ट ऑफ द पीसी बन जाएगा। और जो कंटिंजेंट कंसिडरेशन है वो आपका एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस एज पर द एज पर द इंडियस 102 अकाउंट फॉर होगा। टारगेट बेस्ड, यस टारगेट तो है, प्लस सर्विस टर्म मोर देन और इक्वल टू टारगेट चल रही है ना। 2 साल इसमें भी है, 2 साल इसमें भी है। यस और नो? देखो, सिंपल है, 2 लाइन में लिख देने का। अब एक क्वेश्चन है, आरटीपी आरटीपी मई 19 का और एमटीपी नवंबर 19 में सीए फाइनल की एग्जाम में आ चुका है। तो ये क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन अपनी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 10 है। हाउ कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन पेबल इन रिलेशन टू अ बिजनेस कॉम्बिनेशन शुड बी अकाउंटेड ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन एंड सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन एज पर द इंडियस इन द फॉलोइंग केसेस। पहला केस क्या है, 1 अप्रैल 2016 को ए लिमिटेड ने 100% एक्विजिशन कर लिया बी लिमिटेड का। टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट क्या है कि पीसी 2 ट्रंचेस में, 2 पार्ट्स में पे होगा। 2 पार्ट्स में क्या है, पहला तो 10 लाख, पहला इमीडिएट इशुएंस ऑफ 10 लाख शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड हैविंग फेस वैल्यू ऑफ ₹10 पर शेयर। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, 10 लाख शेयर्स डे वन पे इशू कर दोगे, हर एक की ₹10 पर वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला है further issuance of 2 lakh shares after 1 year if profit before interest and tax मतलब EBIT of B limited for the first year exceeds 1 करोड़। मतलब आप उसको 2 लाख शेयर्स और इशू कर दोगे अगर EBIT 1 साल के बाद 1 करोड़ से ज्यादा हो गया, ठीक है सर। The fair value of the shares of A limited on the date of acquisition is 20 per share। मुझे एक बात बताओ, फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट लेंगे या बुक वैल्यू ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट लेंगे? फटाफट से बताइए, फटाफट। यस, वेरी गुड, फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू की बात कर रहे हैं। जब यहाँ फेयर वैल्यू की बात कर रहे हो तो हमें ₹20 पर शेयर लेंगे, यस और नो? यस। Further, the management has estimated that on the date of acquisition, fair value of the contingent consideration is recognized।
मुझे बताओ कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन की भी फेयर वैल्यू कितनी दी हुई है, 25 लाख रुपए दी हुई है। वो बोल रहे हैं 31 मार्च 2017 को EBIT एक्सीडेड 1 करोड़, कैन आई सी द कंडीशन इज फुलफिल्ड, और 31 मार्च को फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड इज 25 पर शेयर। ठीक है, तो पहले अपन केस 1 देखते हैं, उसका इनिशियल और सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन देखना पड़ेगा। इनिशियल रिकॉग्निशन में क्या होगा, सिंस contingent consideration will be satisfied by way of issue of equity instruments, contingent consideration will be classified as equity। म्हणजे आपका डाउट था ना इक्विटी में कैसे दिखाएंगे, तो क्वेश्चन में अपने को गिवन था कि 2 लाख शेयर्स दे रहे हैं, 2 लाख शेयर दे रहे हैं मतलब इक्विटी है, तो contingent consideration will be classified as equity defined under Ind AS 32, that is financial instruments। This contingent consideration in the form of equity will be recognized in the books at fair value on the date of acquisition, that is 25 lakhs। 25 लाख उसकी फेयर वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी, तो 25 लाख पे रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन दैट इज 31 मार्च को, there will be no change in the fair value of the contingent consideration at the year end as it is the equity, and equity is not subject to change fair value at year end as per Ind AS 32। खत्म। तो हम क्या करेंगे, पीसी की कैलकुलेशन करेंगे, तो 10 लाख शेयर्स थे, हम दे ही रहे थे, ये तो हमें दे नहीं था, इनटू फेयर वैल्यू ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्वायरर कंपनी दैट इज 20 पर शेयर, तो 200 लाख का, तो हम 200 लाख के तो सिर्फ शेयर्स दे रहे थे, और कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन 25 लाख के, तो टोटल 225 लाख रुपए का इंड AS 103 के हिसाब से पीसी आ जाएगा। यस नो, आया कि नहीं? ये क्लियर है? ओके, नाउ द पॉइंट इज, यू शुड अंडरस्टैंड द केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या बोल रहा है, कंटिन्यूइंग विद द फैक्ट पैटर्न इन ए above except for number of shares to be issued after 1 year is not fixed। मतलब इन्होंने क्या बोल दिया, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इज नॉट फिक्स्ड, rather A Limited agreed to issue variable number of shares having a fair value equal to 40 lakhs। अब इन्होंने पहले वाले केस में और इस वाले केस में फर्क समझना। पहले वाले केस में वो क्या बोल रहा है कि 2 लाख शेयर्स आप इशू करोगे जिनकी फेयर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 लाख। मतलब यहाँ पे पहले केस में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स फिक्स थे, बट केस नंबर 2 में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स फिक्स नहीं है। वो ये बोल रहा है 40 लाख के शेयर्स आप इशू करोगे, कैन आई से व्हेन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इज नॉट फिक्स। अच्छा, अगर जब भी कभी भी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स फिक्स नहीं है, इसका मतलब फिक्स टू फिक्स टेस्ट मीट नहीं होता है एज पर Ind AS 32 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, हम आगे समझेंगे। तो अगर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स फिक्स नहीं है, इसका मतलब हमें पेमेंट तो सिर्फ 40 लाख के हिसाब से करना है। 40 लाख मतलब 40 लाख के हिसाब से जितने भी शेयर्स इशू कर सकते हैं उतने हम कर सकते हैं। इट विल बी ट्रीटेड एज लाइबिलिटी if EBIT following acquisition exceeds 1 crore। A Limited shares, A Limited issues share with worth rupees 40 lakhs after a year। यहाँ पे देखो सेकंड वाले में क्या हो जाएगा, since contingent consideration will be satisfied with variable number of equity instruments equal to 40 lakhs on the date of settlement, we can say equity shares are issued as consideration to satisfy contingent consideration of rupees 40 lakhs। It should be treated as liability as per Ind AS 32। और बिजनेस एक्विजिशन जिस दिन हुआ था उस दिन उसकी फेयर वैल्यू कितनी थी, 25 लाख, आगे जाके कितनी हो गई, 40 लाख के, नहीं से उसको आपको 15 लाख से और बढ़ाना पड़ेगा, तो पहले एंट्री डालनी पड़ेगी P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, एंड नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इशूड कितने हो जाएंगे, 40 लाख डिवाइड बाई 25, 1,60,000 शेयर्स। इसी डे वन पे तो 225 लाख ही आएगा, क्यों, क्योंकि डे वन पे तो 25 लाख ही है ना फेयर वैल्यू, आगे जाके वो चेंज हो जाएगी। बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं? ये क्वेश्चन समझ में आए आरटीपी के, मंजय, हर्षा, दिव्यांग, आर्यन, गौरव, गौतम, बोलो। नाउ कम्स द नोट नंबर 3, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेफर्ड कंसिडरेशन। डेफर्ड कंसिडरेशन मतलब हमें कंसिडरेशन देना है, ये तो तय है, आज आज उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आज क्या हो जाएगी उसकी वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, उसकी फेयर वैल्यू नहीं, प्रेजेंट वैल्यू पे अपने को रिकॉग्नाइज कर, हम हो सकता है 2 साल बाद देंगे जरूर, 2 साल बाद, 3 साल बाद, जब भी देंगे, लेकिन आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है उसको अपन को टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से कंसिडर करना पड़ेगा। तो व्हाट इज दिस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेफर्ड कंसिडरेशन,
आज हमारा टारगेट है इस रिवीजन वीडियो में कि हम पूरा का पूरा एक्विजिशन मेथड पूरा समझ लें, पूरा का पूरा, ठीक है। तो इट विल बी पेड इन द फिक्स्ड amount after fixed period of time. Therefore, it should be measured at present value of amount which is payable and interest which is payable. Just a moment, guys. Now, continuing it, present value of deferred consideration मतलब ये amount present value of the amount which is payable and interest should be unbound each year. आपको ये पता है कि 2 लाख रुपए में दूंगा आपको, 2 लाख रुपए मैं आपको कब दूंगा, 2 लाख रुपए मैं आपको कब दूंगा, जब 3 साल बाद। वो 3 साल बाद 2 लाख देने वाला हूं, लेकिन उस 2 लाख रुपए की आज प्रेजेंट वैल्यू कितनी है वो रिकॉर्ड करनी है। तो अमाउंट विच इज पेबल उसकी प्रेजेंट वैल्यू एंड इंटरेस्ट हर साल अनबाउंड करूंगा मैं। जो डाउट है बेटा यहाँ पे चैट बॉक्स में लिखना है ना। इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज लाइबिलिटी एंड ऑब्लिगेशन टू पे कैश कैन नॉट बी अवॉइडेड बाय द एंटिटी। अकाउंटिंग होगी 3 तरीके से, पहले इनिशियल रिकॉग्निशन, दूसरा सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन और तीसरा सेटलमेंट डेट, है ना। तो इनिशियल रिकॉग्निशन, और अगर कोई ऐसी चीज है जो अपन ऑडियो में बोल पाएंगे तो फिर वो व्हाट्सएप कर देना, है ना, मैं व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर दूंगा। आप अभी अभी इस पे फोकस, ठीक है। नाउ इनिशियल रिकॉग्निशन, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन एंड सेटलमेंट डेट। सेटलमेंट डेट मतलब जिस दिन ये सेटल करेंगे अपन डेफर्ड कंसिडरेशन का। तो सबसे पहले इनिशियल रिकॉग्निशन कैसे आएगा सर, वेंडर अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड कंसिडरेशन प्रेजेंट वैल्यू पर। हर सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन पर मतलब 31 मार्च पर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सब्सिक्वेंट डेफर्ड कंसिडरेशन। और सेटलमेंट डेट पर ये जो टोटल डेफर्ड कंसिडरेशन अभी तक रिकॉग्नाइज हुआ टू कैश बैंक। कैसे होगा अपन इसका छोटा सा एक एग्जांपल देखते हैं। कंपनी ए एक्वायर्स 100% शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी बी फॉर 500 lakhs। कंपनी ए 100% क्या ले रही है, शेयर कैपिटल ले रही है ऑफ कंपनी बी, कितने में, 500 में, और 200 लाख अपफ्रंट एंड रिमेनिंग 300 lakhs आफ्टर अ पीरियड ऑफ 2। मतलब ये 500 लाख जो पेमेंट होने वाला है इसमें से 200 लाख तो आज के आज ही पे हो जाएगा, 300 लाख कब पे होगा, आफ्टर अ पीरियड ऑफ 2 years। The relevant market rate of interest for an instrument with 2 years maturity is 10% per annum. What is the fair value of the consideration? तो सिंपल है, कैश कंसिडरेशन तो 200 लाख आ जाएगा, बाकी 10% पर एनम के हिसाब से आप 2 साल के हिसाब से आप 300 लाख की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। तो प्रेजेंट वैल्यू आप निकालने जाओगे तो 10% के हिसाब से 2 years की निकालोगे तो 247.93 आएगा। दिस विल बी योर टोटल परचेज कंसिडरेशन ऑन द डेट ऑफ बिजनेस एक्विजिशन। अब अमोर्टाइजेशन टेबल डे 1 पे आपकी लायबिलिटी कितनी थी, 247। इस साल इंटरेस्ट कितना जुड़ेगा, इतना। ईयर एंड पे आपके लायबिलिटी डेफर्ड कंसिडरेशन की इतनी हो जाएगी, फिर सेकेंड ईयर की बिगिनिंग में इतनी, फिर इंटरेस्ट जुड़ा और फाइनल आपको इतना पे करना है। जनरल एंट्री क्या होगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डेफर्ड कंसिडरेशन, फिर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड कंसिडरेशन, पहले साल 24.79 और दूसरे साल 27.27। देन डेट ऑफ सेटलमेंट में डेफर्ड कंसिडरेशन टू बैंक 300। ये आया समझ में। नोट नंबर 3 क्लियर है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेफर्ड कंसिडरेशन इज क्लियर और नॉट, यस नो, यस सर, नो सर, जल्दी। ओके, तो पीसी में मैंने आपको पहली चीज समझाई थी, फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप बाय द एक्वायरर प्लस कैश कंसिडरेशन प्लस फेयर वैल्यू ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, फिर फेयर वैल्यू ऑफ द कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एनी डेफर्ड consideration. Now comes share based payment awards. What? Share based payment award. Note number 4. Share based payment award is nothing but a share based payment scheme. शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम में क्या चल रहा है समझेंगे, ध्यान से समझना है इसको, बहुत आसान है ये भी। एक्वेरी कंपनी मतलब जिसका टेक ओवर हुआ है वो अपनी बुक्स में, जैसे अपने केस में क्या था, एचडी लिमिटेड ने बडी लिमिटेड को टेक ओवर किया। एचडी कौन, मेरी कंपनी, हर्षित द्विवेदी की कंपनी, और बडी मेरे एक दोस्त की कंपनी है, ठीक है। अब ये जो कंपनी का मैंने टेक ओवर किया है, अब ये टेक ओवर के पहले इसमें ना
मैंने अपने बडी ने अपने एम्प्लॉइज को शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम ऑफर करके रखी थी। अब उसमें मान लो वेस्टिंग पीरियड था 4 साल, 4 साल का वेस्टिंग पीरियड था, लेकिन 4 साल में अभी 2 साल ही हुए थे और फिर बिजनेस परचेज कर लिया किसने, एचडी ने। अब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे देखना, एक्वेरी कंपनी है शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम एंड एक्विजिशन टुक प्लेस ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड। अब पहला ऑप्शन, सच अवार्ड्स आर रिप्लेस बाय द पेरेंट, पेरेंट मतलब एचडी अपने केस में एक्वायरर, और एम्प्लॉइज विल गेट इक्विटी शेयर्स ऑफ पेरेंट कंपनी, मतलब जो एम्प्लॉय है बडी के, वो किसके शेयर्स लेंगे, पेरेंट कंपनी के। इज दैट क्लियर, यस नो? ठीक है, तो अब उसमें क्या होगा देखो, पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मान लो, जस्ट अ मोमेंट, यहाँ पे देखना, एचडी बडी को टेक ओवर किया, बडी ने शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम 4 इयर्स के लिए चला के रखी थी, 2 इयर्स लैप्स हुए, इनने टेक ओवर कर दिया। मुझे एक बात बताओ, अब इसमें पहला ऑप्शन ये है कि एचडी इसके एम्प्लॉय को शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम दे फॉर रिमेनिंग पीरियड, यस और नो? दूसरा, या फिर ये बडी ही दे। ये दोनों ऑप्शन समझ में आए? अब ध्यान से समझना, अगर एचडी दे रहा है, एचडी कौन है, एक्वायरर, तो कहना ही से मुझे एक बात बताना है यहाँ पे, उसको ये 2 साल का जो एक्सपायर पीरियड है, इसमें से ये लेस करना पड़ेगा, और उसको पे कितने के लिए करना पड़ेगा, अनएक्सपायर्ड पीरियड के लिए। ये बात समझ में आ रही है? अगर 4 साल का वेस्टिंग पीरियड था, तो मुझे एक बात बताओ, 2 साल का तो ऑलरेडी पे कर दिया गया है, दैट इज द एक्सपायर्ड पीरियड, रिमेनिंग 2 का ही पे करना पड़ेगा ना। अरे हाँ या ना, हो ना, प्लीज। ये बात समझ में आती है दोस्तों? नाउ कमिंग टू द पॉइंट इज, ये देखो, सच अवार्ड्स कौन से, शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम आर रिप्लेस बाय द पेरेंट एक्वायरर, एम्प्लॉइज विल गेट इक्विटी शेयर ऑफ द पेरेंट। ठीक है, अब कैसे, एक्सपायर्ड पोर्शन निकालना पड़ेगा और अनएक्सपायर्ड पोर्शन का वैल्यू निकालना पड़ेगा। एक्सपायर्ड पोर्शन का वैल्यू कैसे निकलेगा, ध्यान समझना, फेयर वैल्यू ऑफ ओरिजिनल शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ एक्विजिशन पर उस स्कीम की फेयर वैल्यू निकाल लो, और उसको डिवाइड करो ओरिजिनल वेस्टिंग पीरियड से या फिर रिवाइज्ड वेस्टिंग पीरियड। हो सकता है पेरेंट जब दे रहा है, पेरेंट शेयर्स दे रहा है, तो हो सकता है वो बोल दे वेस्टिंग पीरियड 4 की जगह 4 साल थी, 4 में से 2 तो एक्सपायर हो गए, लेकिन जो अब जो 2 थे, इन 2 के बदले अब हो सकता है 3 हो या फिर 1 हो। तो जो भी रिवाइज्ड वेस्टिंग पीरियड, रिवाइज्ड वेस्टिंग पीरियड कितना हो जाएगा, मान लो अगर उसने आगे जाके जो अनएक्सपायर्ड वाले 2 बचे हैं, उसमें से उसने बोला कि नहीं अब 1 साल ही बचेगा, तो 2 पहले के और 1 अभी के, तो टोटल कितना हो गया, 3। विच एवर इज हायर लेना है, ओरिजिनल वेस्टिंग पीरियड और रिवाइज्ड वेस्टिंग पीरियड, विच एवर इज हायर, इनटू एक्सपायर्ड पीरियड। एक्सपायर्ड पीरियड मतलब 2 साल, अपने एग्जाम्पल के साथ। तो जो अमाउंट आया इसको हम इंक्लूड करेंगे पीसी में, और एंट्री पास करेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू मोड ऑफ पेमेंट टू शेयर बेस्ड पेमेंट। ठीक है, अच्छा, अनएक्सपायर्ड कैसे निकलेगा, टोटल फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम, रिप्लेसमेंट वाला लेस ए क्या था, ये वाला एक्सपायर्ड पीरियड, तो आ जाएगा अनएक्सपायर्ड। इसको हम क्या बोलेंगे, दिस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस ओवर रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड टाइम, रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड या रिमेनिंग पीरियड। और इसकी एंट्री कहां पे होगी, सिर्फ पेरेंट की बुक्स में होगी, दैट इज एक्वायरर कंपनी की बुक्स में, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम। ये बात समझ में आती है, ये कंसेप्ट समझ में आया? इस कंसेप्ट से रिलेटेड अभी अपन क्वेश्चन करते हैं। देखो, फेयर वैल्यू कितनी दी है शेयर बेस्ड पेमेंट की, 500, वेस्टिंग पीरियड कितना था, 4, रिवाइज वेस्टिंग पीरियड कितना हो गया, 5, एक्सपायर्ड पीरियड कितना है, 2 साल। मुझे बता, पहले एक्सपायर पीरियड निकालेंगे। एक्सपायर पीरियड में अपन क्या लेंगे, फेयर वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम 500 डिवाइड बाई वेस्टिंग पीरियड, ओरिजिनल वेस्टिंग पीरियड और रिवाइज वेस्टिंग पीरियड विच एवर इज हायर, तो डिवाइड बाई 5 इंटू एक्सपायर्ड पीरियड, तो एक्सपायर्ड का अमाउंट आ गया 200। अब इस 500 में से 200 लेस कर दिया तो 300 क्या हो गया, अनएक्सपायर्ड पीरियड, और इस 300 को 3 साल तक रिकॉग्नाइज करेगा कौन, पेरेंट कंपनी या एक्वायरर कंपनी। ये बात समझ में आई कि नहीं?
ये दिखने चार्ट दिखने में थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन अमाउंट बहुत आसान है निकालना। ये बात समझ में, ये सब हमने डिटेल में पढ़ा है। ओके, ये आया। चलो, तो इसका दूसरा पार्ट भी देखते हैं। मान लो Yes awards still existing as share based payment and it is not replaced, मतलब employee will get the shares of subsidiary मतलब एक्वायरी कंपनी। हाँ, तो मुझे बताओ, बडी का टेक ओवर तो हो गया, लेकिन जो शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम चल रही थी उसे अभी भी कौन रन कर रहा है? सर, बडी लिमिटेड ही रन कर रही है। और जब बडी लिमिटेड ही रन कर रही है, तो मुझे एक बात बताओ, इन द बुक्स ऑफ पेरेंट कोई एंट्री आएगी क्या? नहीं आएगी। सर, सब्सिडरी के लिए क्या रहेगा? वो अगेन एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस रहेगा और उसकी अकाउंटिंग इंड एस 102 के हिसाब से होगी। सर, सीएफएस में कोई एडजस्टमेंट एंट्री आएगी क्या? यस, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ जाएगा नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी डेबिट टू एनसीआई। एनसीआई क्यों आएगा? क्योंकि भाई अब बडी क्या हो गई? सब्सिडरी। लेकिन अगर होली ऑन सब्सिडरी है तो एनसीआई भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आगे तो सब्सिडरी बंद ही हो गई ना। ये मैंने आपको समझाया भी था रेगुलर बैच में। मंजय भाई ने डाउट पूछा था कि सर एनसीआई क्यों लिख रहे हैं, तो मैंने बताया था ए ने बी को टेक ओवर किया, लेकिन सिर्फ 60% टेक ओवर किया है। तो सीएफएस जब 31st को बनेगा, तो और बी अपने एम्प्लॉयज को अगर जो शेयर्स दे रहा है, तो स्टैंड अलोन में 102 के हिसाब से आएगा, और कंसोलिडेटेड जो ए के हिसाब से बनेगा उसमें एनसीआई के नाम से इसके एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। इज दैट क्लियर? ठीक है। अच्छा, एक और केस इसमें दिया हुआ था। वेस्टिंग पीरियड मान लो 5 ईयर्स है, रिवाइज वेस्टिंग पीरियड 4 ईयर्स है, 2 ईयर्स का एक्सपायर्ड पीरियड है। तो मुझे बताओ एक्सपायर्ड पीरियड कितना आ जाएगा? सेम 200 और 500 में से ये 300, बस ये 300 अब 2 साल तक, क्योंकि रिवाइज वेस्टिंग पीरियड 2 साल है, तो 2 साल तक रिकॉग्नाइज। ये समझ में आया? कंसेप्ट समझ में आया? शेयर बेस्ड पेमेंट वाला नोट नंबर 4। नाउ कमिंग टू द इलस्ट्रेशन नंबर 27 ऑफ योर आईसीएआई स्टडी मटेरियल। Green Limited acquired Pollution Limited as part of what? As part of arrangement, Green Limited had to replace the Pollution Limited existing equity settled award, मतलब शेयर बेस्ड पेमेंट अवार्ड की बात हो रही है। ये बात है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। Pollution Limited employee have already rendered 2 years of service. अच्छा, the original award specify a vesting period of 5 years as on the acquisition date. Pollution Limited employees have already rendered 2 years of service. 2 साल का expired period हो गया, 5 साल वेस्टिंग पीरियड था। ग्रीन लिमिटेड रिप्लेस द ओरिजिनल अवार्ड्स विद इट्स ओन इक्विटी शेयर पेमेंट अवार्ड, मतलब पेरेंट हैज रिप्लेस द शेयर बेस्ड पेमेंट अवार्ड। यस और नो? यस। अंडर द रिप्लेसमेंट अवार्ड द वेस्टिंग पीरियड इज रिड्यूस टू 2 ईयर्स। ठीक है, मतलब 2 साल का ही कर दिया, अब रिमेनिंग 3 ईयर्स नहीं बचे, अब 2 साल ही बचे हैं। Market value of the original award is rupees 500. Replacement award is rupees 600. At the acquisition date, all awards are expected to vest. Determine the accounting for replacement award. ठीक है। Expired period कितना है? 2 साल। Vesting period original कितना है? 5 years. Revised vesting period कितना है? Expired plus जो पेंडिंग वाला है 4। ठीक है, तो एक्सपायर्ड पोर्शन निकालो। सर, फेयर वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम डिवाइड बाई वेस्टिंग पीरियड और रिवाइज वेस्टिंग पीरियड विच एवर इज हायर, तो 5। 5 और 4 में हायर कौन है बेटा? 5 इंटू 2। 2 कौन है? एक्सपायर्ड पीरियड। ये 200 क्या हो जाएगा? पार्ट ऑफ द पीसी। अनएक्सपायर्ड पोर्शन कैसे आएगा? 600 टोटल है। सर 600 कैसे आया? रिप्लेसमेंट अवार्ड का अलग से फेयर वैल्यू दिया हुआ है, तो 600 लेस एक्सपायर्ड पीरियड, तो इट इक्वल टू अनएक्सपायर्ड पोर्शन, और इस अनएक्सपायर्ड पोर्शन को विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस फॉर रिमेनिंग 2 ईयर्स, क्योंकि 2 साल ही बचे हैं। और ये सेम चीज को इन्होंने थियोरी में इंस्टीट्यूट ने लिख के दिया है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। आप एक बार इसको पढ़ लो फटाफट से, आराम से पढ़ लेना, कोई जल्दीबाजी बात नहीं है। ये जो मैंने आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दिखाया, यही इन्होंने स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दिया है। आप चाहो तो ये कर सकते हो एग्जाम में, चाहो तो ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज नथिंग बट द इलस्ट्रेशन नंबर 28 ऑफ योर आईसीआई स्टडी मटेरियल। ठीक है, आईसीएआई स्टडी मटेरियल का है, फटाफट से देखते हैं इसको। P, a real estate company acquires Q, another construction company which has an existing equity settled share based payment scheme. ठीक है, the awards based after 5 years of employee service. At the acquisition date, company Q have rendered 2 years of service. None of the awards are vested at the acquisition date. P did not replace the existing share based payment scheme but reduced the remaining vesting period from 3 to 2 years.
Company P determines that the market measurement of the award at the acquisition date is 500. कुछ नहीं, नॉन रिप्लेसमेंट अवार्ड मींस एम्प्लॉय विल गेट इक्विटी शेयर्स ऑफ द एक्वायरी दैट इज द सब्सिडरी क्यू लिमिटेड. डेट ऑफ एक्विजिशन पे कोई एंट्री होगी? हाँ, कंसोलिडेशन में नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी टू एनसीआई, अमाउंट नहीं गिवन है. एक्सपायर्ड पोर्शन क्या होगा? 500 डिवाइड बाय 5, ये तो अपन आराम से सेम तरीके से निकाल सकते हो, इंटू 2, 200. Unexpired 500 minus 200, 300 will be recognized over 2 years by Q Limited. Q Limited के लिए बुक्स में क्या आएगा? शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व. और ग्रुप के लिए क्या आएगा? एज एनसीआई. याद रखना पक्का. इतना समझ में आया? शेयर बेस्ड पेमेंट समझ में आया? अब हमारा आता है नोट नंबर 5, दैट इज सेपरेट ट्रांजेक्शन कॉस्ट. एनी अमाउंट पेड और रिसीव बाय एक्वायरर to acquiree due to any pre-existing relationship between acquirer and acquiree, then such payment is known as separate transaction cost. Separate transaction cost किस वजह से इनकर हो रही है? कोई pre-existing relationship है before acquisition between acquirer and the acquiree, तो इस वजह से क्या हो जाएगा? उस अमाउंट को बोलेंगे अपन सेपरेट ट्रांजैक्शन कॉस्ट. इसका मेजरमेंट कैसे करेंगे? मेजरमेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले तो ये चेक करना पड़ेगा कि क्या कोई नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन है या कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन है. सर अगर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन है तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था नेट एसेट्स टेकन ओवर में, स्टेप नोट नंबर 2. सर नोट नंबर 2 याद है? रीएक्वायर्ड राइट्स अभी अपन ने सेम कवर किया. वहां पे क्या देखते थे? फेयर वैल्यू लेस कैरिंग अमाउंट और सेटलमेंट अमाउंट विच एवर इज लेस, वो लॉस वाला अमाउंट, उसी को अपन सेपरेट ट्रांजैक्शन कॉस्ट बोल देंगे. और याद है ये सेम वही है. क्यों? क्योंकि इसको हम क्या करते थे? वहां पे रिक्वायर्ड राइट में जो पीसी था उसमें से लॉस ऑन रिक्वायर्ड राइट लेस करके एडजस्टेड पीसी निकालते थे. यहां भी हम वही तो कर रहे हैं. सेपरेट ट्रांजैक्शन कॉस्ट को हम लास्ट में लेस ही तो कर रहे हैं. यस और नो? सर मेजरमेंट ऑफ सेपरेट ट्रांजैक्शन कॉस्ट में हमने कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन तो समझ लिया ऑलरेडी, लेकिन नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप अगर है तो फिर डायरेक्टली क्या करेंगे? एट फेयर वैल्यू ऑफ द सेटलमेंट. फेयर वैल्यू ऑफ द सेटलमेंट मतलब जो जिस दिन सेटलमेंट हो रहा है उसकी फेयर वैल्यू क्या है उस ट्रांजेक्शन, उतने पे अपन सेटल कर देंगे. एग्जाम्पल क्या है? डिफेंडेंट एंड प्लेंटिफ. एग्जाम्पल देखते हैं. A Limited is a defendant in a lawsuit in which company B is a plaintiff. A has recognized the liability in the amount of rupees 4 lakhs related to suit filed lawsuit. A acquired B in a business combination. अब मुझे बताओ, A डिफेंडेंट था लॉ सूट में और B क्या था? प्लेंटिफ. A ने B को एक्वायर ही कर लिया और कंसिडरेशन पे कितना किया? 50 लाख टू 20 शेयर होल्डर. The acquisition effectively settles the lawsuit and fair value of the lawsuit on the date of acquisition is 2.5 lakhs. मुझे एक बात बताओ, फेयर वैल्यू ऑफ द लॉ सूट थी 2.5, है ना? अगर आप केस हारते तो आपको 2.5 देना पड़ता. आपने पीसी देना है कितना? 50 लाख. मुझे बताओ आप डायरेक्टली 47.5 लाख नहीं दे पाओगे. तो आपने पीसी डिसाइड कितना किया था? 50 लाख. और सेपरेट ट्रांजेक्शन कॉस्ट की फेयर वैल्यू कितनी दी थी? 2.5 लैक्स. आपने क्या किया? सेपरेट ट्रांजेक्शन कॉस्ट को रिकॉग्नाइज कर लिया एट फेयर वैल्यू ऑफ द सेटलमेंट 2.5 लैक्स. लायबिलिटी अकाउंट डेबिट 4, टू मोड ऑफ पेमेंट 2.5, टू पी और एल 1.5. ईसी फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन कितना आएगा? 50 देने वाले थे आप, लेकिन आपको सामने वाले से 2.5 भी आपको 50 मिलने हैं और 2.5 आपको उससे लेने हैं, तो आप डायरेक्टली बोलोगे ना कि 47.5 ही दे देना नेट करके. दैट इज द थिंग. और एंट्री क्या आएगी? नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी डेबिट टू वेंडर, वेंडर 47.5, डिफरेंस गुडविल और कैपिटल रिजर्व में. ये समझ में आया एग्जांपल? तो इसके बाद आते हैं अपन इलस्ट्रेशन नंबर 24 ऑफ योर आईसीआई स्टडी मटेरियल. आईसीआई की स्टडी मटेरियल स्पीड बेटर है. गौरव, गौतम, हर्षा, दिव्यांग, मंजय, आर्यन, कि हमने सब कुछ डिटेल में पढ़ा है. अब हम सिर्फ एक क्विक रिकैप कर रहे हैं. अब आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए? एक एक क्वेश्चन को लिख के सॉल्व करना चाहिए खुद से. एटलीस्ट आईसीआई की स्टडी मटेरियल के जितने क्वेश्चन हैं. ठीक है, चलो. सर Progressive Limited is being sued by Regressive Limited for an infringement of its patent. ये क्या है? इलस्ट्रेशन 24 है आपके स्टडी मटेरियल का. At 31st March 2012,
प्रोग्रेसिव लिमिटेड रिकॉग्नाइज 10 मिलियन लाइबिलिटी, ठीक है, उसने 10 मिलियन की लाइबिलिटी रिलेटेड टू लिटिगेशन बुक कर ली। 30 जुलाई को प्रोग्रेसिव लिमिटेड ने रिग्रेसिव को खरीद भी लिया 500 मिलियन में। ऑन दैट डेट एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू ऑफ द एक्सपेक्टेड सेटलमेंट ऑफ लिटिगेशन इज 20 मिलियन। मुझे बताओ फेयर वैल्यू ऑफ सेपरेट ट्रांजेक्शन कॉस्ट कितनी आएगी? फेयर वैल्यू कितनी है ऑन द डेट ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन? 20 मिलियन गिवन है। पीसी आप कितना पे कर रहे हो? 500, लेकिन लेस करोगे सेपरेट ट्रांजेक्शन कॉस्ट तो 480 मिलियन आ जाएगा आपका पीसी। एंट्री क्या होगी? लायबिलिटी डेबिट टू मोड ऑफ पेमेंट। लायबिलिटी आपने 10 करोड़ की रिकॉग्नाइज करी थी, मोड ऑफ पेमेंट आपको 20 करना है, 10 का प्योरल, मतलब कुछ भी चेंज हो रहा है फेयर वैल्यू में वो पीएनएल से ही जा रहा है। नेट एसेट्स टू वेंडर 480, वेंडर टू मोड ऑफ पेमेंट 480, खत्म। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सेम क्वेश्चन है, आप खुद से देख सकते हो, ये मेरा बनाया हुआ एग्जाम्पल है, आईसीआई के मॉड्यूल में नहीं है, स्टिल मैं बता देता हूँ। यहाँ पे लॉस टू ए लिमिटेड क्या हो जाएगा? 5 लाख, फेयर वैल्यू 10 लाख है, तो आप यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ सेपरेट ट्रांजेक्शन कॉस्ट करोगे, फेयर वैल्यू लेस कैरिंग अमाउंट 10 लाख, सेपरेट सेटलमेंट अमाउंट 5 लाख है, विच एवर इज लोअर, तो 5 लाख आप रिकॉग्नाइज करोगे एज सेपरेट कॉस्ट, 50 लाख में से 5 लाख लेस कर दोगे तो पीसी आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक हमारा खत्म हो गया स्टेप नंबर 4 ऑफ अवर एक्विजिशन मेथड। स्टेप 4 क्या था? कैलकुलेशन ऑफ पीसी। हमने सारे स्टेप्स को बहुत डिटेल में समझ लिया है along with the questions given in the ICI module. Now we are moving on the step number 5, calculation of goodwill और gain on bargain purchase. गुडविल और गेन ऑन बार्गेन परचेस में पहला चीज आएगा नेट असेट्स एक्वायर्ड बाय एक्वायरी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। ये अपन ने स्टेप नंबर 3 में ही सीख लिया था, ठीक है। लेस करेंगे इसमें से पीसी पेड ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, ये स्टेप 4 अभी जस्ट हमने फिनिश किया। प्लस सर अगर मान लो क्वेश्चन स्टेप एक्विजिशन का था, मतलब एचडी ने पहले बडी में 10% इन्वेस्ट किया, आगे जाके 60% इन्वेस्ट और कर दिया, कहना इसे इस दिन पे जो पे किया दैट इज द पीसी, लेकिन ये जो 10% आपने पहले से लेके रखा था प्रीवियसली हेल्ड इन्वेस्टमेंट, उसकी भी फेयर वैल्यू आपको कंसिडर करनी। तो फेयर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड अर्लियर बिफोर डेट ऑफ एक्विजिशन, और इसमें डिफरेंस बिटवीन फेयर वैल्यू एंड कैरिंग अमाउंट इज ट्रांसफर टू पीओरएल और ओसीआई एज द केस में भी। और तीसरा आपको लेना पड़ेगा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। सर व्हाट इज दिस नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट? इसको अपन अब डिटेल में समझेंगे। डिफरेंस कैसे आएगा? या तो डिफरेंस गुडविल में जाएगा या गेन ऑन बार्गेन परचेस पे जाएगा। याद रखना गुडविल कब आएगा और गेन ऑन बार्गेन परचेस कब आएगा? जब पीसी कौन पे कर रहा है? पीसी कौन पे कर रहा है? एक्वायरर। और नेट एसेट्स किसके आ रहे हैं? एक्वायरी के। आपने 1000 का नेट एसेट्स परचेज किया, ठीक है, और बदले में आपने 1200 पे करे, कहना इसे एक्स्ट्रा पे करे 200। तो अगर आपने कोई अमाउंट एक्स्ट्रा पे किया दैट इज द गुडविल। लेकिन 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 ये बात समझ में आई? पहले इतना बताओ। लेकिन आपके पास 1000 के नेट एसेट्स आ रहे थे, आपने पे ही 600 किए, फायदा हुआ आपको? हाँ, कैपिटल रिजर्व, गेन ऑन मार्जिन परचेज, कैपिटल रिजर्व। डन डन टनाटन डन। एनसीआई क्या होता है उसको अपन समझ लेते हैं। नोट नंबर 1, एनसीआई का मतलब शेयर होल्डिंग, शेयर होल्डर्स ऑफ एक्वेरी अदर देन द पेरेंट कंपनी। पेरेंट कंपनी के अलावा जितने भी अदर शेयर होल्डर्स हैं वो हो जाएंगे आपके एनसीआई। शेयर्स विच आर नॉट हेल्ड बाय द पेरेंट, या दे आर द ओनर्स विदाउट एनी कंट्रोल, सिंस दे आर माइनॉरिटी हेंस दे आर नोन एज नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। इसको अपन एएस की टाइम पे क्या बोलते थे? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। यहां बोलेंगे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ठीक है। यस नो? यस नो? ओके। रिकॉग्निशन तो हम, सॉरी, मीजरमेंट, मीजरमेंट में दो मेथड्स हैं। मेथड नंबर 1, या तो एनसीआई को अपन प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट एसेट्स पे मीजर कर लें। ये कब करना है? या तो क्वेश्चन में बोला हो या फिर क्वेश्चन साइलेंट हो। कैसे आएगा? नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडियरी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन इनटू नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का परसेंटेज। मेथड नंबर 2, एनसीआई को फेयर वैल्यू पे आप रिकॉग्नाइज करो। फेयर वैल्यू के दो तरीके, एक दिया है 103 में और एक आईसीएआई का मेथड है। आईसीआई का मेथड कब यूज करना है? जब आपको इंफॉर्मेशन वैसी दी गिवन हो, अदरवाइज आपको फेयर वैल्यू दी रहेगी। फेयर वैल्यू पे एनसीआई कब मीजर होगी? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द सब्सिडरी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाय एनसीआई इनटू फेयर मार्केट फेयर वैल्यू ऑफ द
फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी कंपनी, ये अगर गिवन है तो आप डायरेक्टली इससे यूज करके एनसीआई को फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज कर लो। अगर प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ पेरेंट के बेसिस पे, ये कौन सा मेथड है, ये आईसीआई ने दिया है, ये इंडिया 103 में नहीं गिवन है, ये आईसीआई ने अपने हिसाब से बना दिया है। ये क्या है, इसको मैं बोलता हूँ यूनिटरी मेथड। आपने बचपन में पढ़ा होगा यूनिटरी मेथड, कि भाई पी के पास 80% स्टेक है और उसका स्टेक 10,000 का है, तो एनसीआई के 20% के लिए कितना, तो उसकी फेयर पी की फेयर वैल्यू कितनी, 10,000, 80% के लिए, तो एनसीआई का 20% के लिए कितना, तो 10,000 डिवाइड बाई 80% इंटू 20% निकाल लोगे, यूनिटरी मेथड। इतने पे इतना तो इतने पे कितना, ये बचपन में मैथ्स में पढ़ा है। ये अपने को रेकमेंडेड है नहीं है मेथड, बट आईसीआई यूज तब करता है जब क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन भी ना गिवन हो और इसके लिए बोला ना हो। आईसीआई ने बोल दिया एनसीआई को फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करना है और ये इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, तो अपने को यूज, बहुत रेयर है ऐसा क्वेश्चन, अब है नहीं, लेकिन स्टिल अपन आईसीआई का भरोसा नहीं। कई बार आईसीआई क्या करती है, एग्जाम में क्वेश्चन डालेगी, फिर आरटीपी में डालेगी, फिर मॉड्यूल में डालेगी, तो अपन फाइनल में वी शुड बी रेडी फॉर इट। यस, नो, यस, रिकॉग्निशन भी अपन समझ लेंगे अभी एग्जांपल्स के थ्रू डायरेक्टली, ठीक है। चलो, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 एनसीआई से रिलेटेड है और गुडविल और गेन और बार्गेन पर। नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन 30,000 है, पी ने 28,000 पे करे हैं ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन फॉर 70% स्टेक। फेयर वैल्यू ऑफ द एनसीआई ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन इज 10,000। कैलकुलेट गुडविल एंड गेन ऑन बार्गेन परचेस अंडर बोथ द मेथड्स। बोथ द मेथड्स मतलब एक तो आ जाएगा फेयर वैल्यू, दूसरा पीएसएनए। कैसे कैलकुलेट करोगे, नेट एसेट्स आपको दिए हैं 30,000, नेट एसेट्स दिए हैं 30,000, लेस करोगे पीसी 28,000, और ये एनसीआई एट पीएसएनए है तो 30,000 का 30%, 9,000, क्या आ जाएगा 7, गुडविल आ जाएगा 7,000। अगर एनसीआई पीएसएनए पर है तो ये गुडविल पार्शियल कहलाएगी, और इसको, इस गुडविल को अपन पार्शियल बोलेंगे, और ये पूरी गुडविल किसकी होगी, पेरेंट की होगी, ठीक है। एनसीआई अगर फेयर वैल्यू पर है तो नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट 30,000, लेस पीसी 28,000, और फेयर वैल्यू कितनी थी एनसीआई की, सर क्वेश्चन में ही गिवन थी 10,000, तो 38,000 गुडविल यहाँ पे 8,000 आई। जब भी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट हम फेयर वैल्यू पर रिकॉग्नाइज करेंगे तो उस केस में अगर गुडविल आती है तो वो फुल गुडविल होती है, और अगर पीएसएनए पे है तो वो पार्शियल गुडविल है। फुल गुडविल है मतलब 7,000 तो पेरेंट की है और 1,000 एनसीआई, ठीक है। अब मान लो इस क्वेश्चन में दिया होता कि गुडविल इम्पेयर्ड बाय 10%, तो मुझे बताओ अगर एनसीआई होता, एनसीआई वाला मेथड होता, तो 7,000 की गुडविल आई, 10% से इम्पेयर करोगे तो कितना आ जाएगा, 700, मतलब 700 से गुडविल कम हो गई, तो टू गुडविल, और किस पे इफेक्ट आएगा, पेरेंट्स पीएनएल ओनली। क्यों, क्योंकि पीएसएनए पे थी, पीएसएनए पे थी मतलब पेरेंट की ही थी ये। लेकिन अगर ये फेयर वैल्यू की है, हेलो, ये फेयर वैल्यू पे है, तो 30,000 के नेट एसेट्स थे, 70% स्टेक पेरेंट का था, 30% एनसीआई का था, मतलब इस 30,000 में से 21,000 पेरेंट के नेट एसेट्स हैं और 9,000 किसके हैं, एनसीआई के। पीसी पेरेंट ने पे किया 28,000, गुडविल 7,000 आ गई, हाँ। पीसी एनसीआई थोड़ी पे करेगी, जीरो, एनसीआई 10,000, तो मुझे बताओ गुडविल यहाँ 1,000 आई, ये 7,000 आई। अब मुझे बताओ फुल गुडविल कितनी होगी, 8,000, 7 प्लस 1 8,000, इम्पेयरमेंट 800 का हुआ 7,200, इस 7,200 में 700, 30 पीओरल डेबिट 700, एनसीआई डेबिट 100, टू गुडविल 800। बोलो ये क्वेश्चन समझ, यस, यस, ये देखो अपन ने किया ना ये जनरल एंट्री, दिव्यांग आप यही वाली बोल रहे थे, यस, नो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आते हैं आईसीआई का टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 6। कंपनी ए ने एक्वायर किया है क्या, 70% स्टेक ऑफ कंपनी एस ऑन 1 जनवरी। कंसिडरेशन कितना ट्रांसफर किया, 5 मिलियन। कंपनी ए इंटेंड्स टू रिकॉग्नाइज एनसीआई एट प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ आइडेंटिफाइड, मतलब पीएसएनए पे, विद द असिस्टेंट उन्होंने ए के आइडेंटिफिएबल नेट एसेट्स कितने के निकाले हैं, 10, मतलब नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी कितना है, 10 मिलियन, ठीक है। पीसी 5 मिलियन दिया है, ओके। मुझे बताओ 70% कंट्रोल है पीएसएनए पे, तो पीएसएनए एट एनसीआई कितना निकलेगा, 10 into 30%, तो 3, ये आ गया 8, ये 2 कहां पे जाएगा, कैपिटल रिजर्व, दैट इज द गेन ऑन बार्गेन परचेज, गेन ऑन बार्गेन परचेज, ओके। ये एक बार देखो, ओके।
नाउ ये क्वेश्चन हो गया इलस्ट्रेशन 6। अब अपन इसका देखो, मैंने सॉल्यूशन भी आपका आईसीआई वाला लगा दिया है। नाउ कम्स योर स्टेप नंबर 6, अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ एक्वायरर। ये मैंने रेफर #6 मैंने आपको ऑलरेडी जनरल एंट्रीज पहले ही बता दी थी, है ना। इसमें आपका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 अपनी टेक्स्ट बुक का, और ये आरटीपी मई 2018 में आया है, और ये आपके मॉड्यूल का टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 8 भी है, ठीक है। और ये सेम क्वेश्चन दिसंबर 2020 में भी एग्जाम ने पूछा है। सोचो, आरटीपी में भी आ गया, मॉड्यूल में भी है, टेक्स्ट बुक में भी है, दिसंबर 2020 के एग्जाम में भी आ चुका है। अब क्या भगवान से मिलो। एक क्वेश्चन अपन अभी देखेंगे, ठीक है। देखो, 1 अप्रैल 2001 को अल्फा ने 80% इक्विटी शेयर्स ऑफ बीटा ले लिए इन एक्सचेंज ऑफ कैश 300, ठीक है। अभी क्या हुआ, लीगल कंपल्शन में बीटा ने डिस्पोज ऑफ कर दिए सारे इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। Therefore, they did not have sufficient time to market Beta Limited to multiple potential buyer। मतलब बीटा लिमिटेड ने अपना जो इन्वेस्टमेंट बेचा है, आनंद फानन में बेचा है, कोई टाइम नहीं मिला उनको मल्टीपल इन्वेस्टर्स के पास जाने का। अगर ये ऐसा कुछ लिखा है इंफॉर्मेशन, कैन आई से इट इज अ केस ऑफ डिस्ट्रेस सेल? यस, नो? डिस्ट्रेस सेल का केस हुआ। व्हेनेवर देयर इज अ केस ऑफ डिस्ट्रेस सेल, तो अगर गेन ऑन बार्गेन परचेज आता है क्वेश्चन में, तो हम उसको कैपिटल रिजर्व में ना ले जाके अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में ले जाते हैं। ये हमने सीखा था। आगे बढ़ते, मैनेजमेंट ऑफ अल्फा initially measures the separate recognizable assets acquired and liabilities as per the requirement of 103, ठीक है। आइडेंटिफिएबल एसेट्स 500 के थे, लाइबिलिटीज 100 की थी, ठीक है। फेयर वैल्यू ऑफ 20% ऑफ एनसीआई इज 84। मुझे बताओ, एनसीआई एट फेयर वैल्यू गिवन है या पीएसएन है? सर फेयर वैल्यू गिवन है, और उस फेयर वैल्यू का मेजरमेंट भी देके रखा है 84, ठीक है। Alpha reviewed the procedure used to identify and measure the assets acquired and liabilities assumed to measure the fair value of the NCI in beta private and the consideration transferred. After the review, it is decided that the procedures were appropriate। मतलब ये बिजनेस कॉम्बिनेशन है, मतलब इसके टेस्ट भी पास हो गए, ओके। क्वेश्चन ने पूछा क्या है, गेन और लॉस ऑन एक्विजिशन ऑफ बीटा, also show journal entry for accounting of its acquisition, also value NCI in beta on the basis of PSNA if alternatively applied। मतलब देखो, फेयर वैल्यू पे तो लगा नहीं है, इन्होंने बोला गेन और बार्गेन परचेस निकालो, जर्नल एंट्री पास करो, और अगर एनसीआई पीएसएनए पे होता तो बताओ। ठीक है सर, अभी बताते हैं। सबसे पहले हमारा स्टेप नंबर 1 हमने क्या सीखा था एक्विजिशन में, आइडेंटिफाई दी एक्वायरर। आइडेंटिफाई दी एक्वायरर, तो एक्विजिशन मेथड कब लगेगा, जब लीगल एक्वायरर और अकाउंटिंग एक्वायरर सेम है। यहाँ पे अल्फा लिमिटेड ही है, सिंस अल्फा लिमिटेड स्टेक इज 80%, देयरफॉर एनसीआई इज 20%। आइडेंटिफाई दी डेट ऑफ एक्विजिशन 1 जनवरी 2011। नेट एसेट्स टेकन ओवर निकालना पड़ेगा। फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट्स कितनी दी है, 500। लायबिलिटीज कितनी है, 100, तो नेट एसेट्स कितने हो गए, 400। पीसी कैश कंसिडरेशन ओनली है 300। स्टेप 5, कैलकुलेशन ऑफ गेन और गुडविल और गेन ऑन बार्गेन परचेज। अगर एनसीआई फेयर वैल्यू पे है तो 400 लेस 300, और एनसीआई की फेयर वैल्यू भी गिवन है 84, तो 16 का क्या आ गया, गेन ऑन बार्गेन परचेज। ये कहा जाएगा, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, ना कि कैपिटल रिजर्व में, बिकॉज इट इज अ केस ऑफ डिस्ट्रेस सेल, ओके। एनसीआई एट पीएसएनए, फेयर वैल्यू ऑफ द नेट एसेट्स 400, पीसी 300, एट पीएसएनए है अगर तो 400 इंटू 20%, 80, यहाँ पे 20 हो जाएगा गेन ऑन बार्गेन परचेज। स्टेप 6 में अकाउंटिंग एंट्री कैसे होगी, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट इन बीटा टू कैश बैंक, पीसी की, खरीदने की, परचेज की। ईयर एंड पर क्या एंट्री होगी, अगर एनसीआई फेयर वैल्यू पे है तो असेट्स ऑफ बीटा 500, टू लायबिलिटीज 100, टू इन्वेस्टमेंट 300, टू एनसीआई फेयर वैल्यू 84, और उसके बाद क्या होगा, ओसीआई। ओसीआई क्यों लिखा है मैंने स्टेप 5 का, क्योंकि भैया ये गेन डिस्ट्रेस सेल का है, अदरवाइज मैं यहाँ पे क्या लिखता, कैपिटल रिजर्व, ठीक है। एनसीआई एट पीएसएनए, असेट्स ऑफ बीटा, टू लायबिलिटी, टू इन्वेस्टमेंट, और ये 80 और ये 20 आ जाएगा ये वाला। बोलो आया समझ में कि नहीं? ये क्वेश्चन समझ में आया मॉड्यूल का और एग्जाम में। इसके बाद मैंने मेरे क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क दिया था, तो आप लोगों ने कर लिया था। ये मैंने दिसंबर 24 का 20 का क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, 8 मार्क्स का जो आया था, सेम क्वेश्चन, सब कुछ सेम है इस क्वेश्चन से।
बस टेस्ट योर नॉलेज का 8 और दिसंबर 20 वाले क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है, पूछो क्या। ये एडिशनल पॉइंट है, एडिशनल कंसिडरेशन 4 लाख, अगर प्रॉफिट्स कितने जाते हैं 40 लाख के ओवर नेक्स्ट 2 इयर्स, और इट इज नॉट कंसिडर्ड प्रोबेबल दैट एक्स्ट्रा कंसिडरेशन विल बी पेड, मतलब आपको कंसिडरेशन एक्स्ट्रा लग ही नहीं रहा कि आप पे करोगे। फेयर वैल्यू ऑफ द कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन डिटरमाइंड टू बी 2 lakhs एट द एक्विजिशन डेट, बस इतना दिया हुआ फेयर वैल्यू भी। पी लिमिटेड स्पेंड एक्विजिशन रिलेटेड कॉस्ट ₹2 lakhs, ठीक है। और इस क्वेश्चन में ये बाकी सारे जो पॉइंट्स है वो सबके सब सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस एनालाइज द ट्रांजैक्शन एंड डिटरमाइन द अकाउंटिंग अंडर द एक्विजिशन मेथड फॉर द बिजनेस कॉम्बिनेशन बाय पी लिमिटेड। दिसंबर 20 का क्वेश्चन था, इसको अपन फटाफट से क्वेश्चन बैंक पे चल के इसके सॉल्यूशन को भी रेफर कर लेते हैं फटाफट से। 2 सेकेंड। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, सिंपल आइडेंटिफाई द एक्वायर, यहाँ पे पी हो जाएगा, है ना, पी और एस का क्वेश्चन था। डेट ऑफ एक्विजिशन 31 दिसंबर दी हुई थी, कोई दिक्कत नहीं थी। कैश कंसिडरेशन में आप इक्विटी शेयर्स दे रहे थे, वो ले लोगे, कैश कंसिडरेशन ले लोगे। पीसी निकालने के बाद कैश कंसिडरेशन इक्विटी शेयर्स 90,000 इंटू 10, कंटिजेंट कंसिडरेशन की फेयर वैल्यू ले लोगे, प्री कोई फेयर वैल्यू प्रीवियसली हेल्ड इंटरेस्ट है उसको भी ले लोगे, तो पीसी आ जाएगा आपका, ठीक है। इसके अलावा बाकी तो इसमें ऐसा कुछ था नहीं। गुडविल आएगी, गुडविल कैसे आएगी, कंसिडरेशन पेड और एनसीआई और ये सारा फेयर वैल्यू ऑफ द नेट एसेट्स, तो ये गुडविल भी आ जाएगी क्वेश्चन में। क्वेश्चन सेम है, आप चाहो तो अपने मेथड से करना, ये ज्यादा बेटर रहेगा। और मैंने आपको होमवर्क में दिया था, सेम क्वेश्चन था तो आपने कर लिया होगा। आते हैं टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन नंबर 4 पर। कंपनी ए एक्वायर्ड 90% इक्विटी इंटरेस्ट इन कंपनी बी ऑन 1 अप्रैल for consideration of 85 crores in distress sale. Company B did not have any instrument in recognized in equity. Company appointed a registered valuer with whose assistant it valued fair value of NCI, and the fair value of identifiable net assets are 15 and 100 crores respectively. NCI को निकालना है, पीएसएनए से निकालोगे तो 100 करोड़ के तो असेट्स हैं, 85 का पीसी है, 100 इंटू 10%, एनसीआई पीएसएनए पे 10 की आ जाएगी, गेन ऑन बार्गेन परचेस ओसीआई में जाएगा 5 करोड़, और यहाँ पे 15 का ही होगा क्योंकि फेयर वैल्यू डायरेक्टली गिवन है, यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 85 का पीसी 15 की एनसीआई, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। अब ये देखो इन्होंने सॉल्यूशन 2 लाइन का दिया, आपको तो पूरा अकाउंटिंग करके आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी आप कर सकते हो, इसमें कुछ नहीं दिया है। कंपनी ए ने 5% पहले इक्विटी कैपिटल ली थी 1 लाख की, ठीक है। उसके बाद अब ये चूंकि 20% से कम इन्वेस्टमेंट है तो ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में कवर हो जाएगा, और एफबीओसीआई से कवर हो रहा है, ये इन्होंने क्लियरली दे दिया। उसके बाद क्या हुआ, कंपनी ए ने कैरी किया इस इन्वेस्टमेंट को एट फेयर वैल्यू और रिपोर्ट किया अनरियलाइज गेन, मतलब 5,000 से वैल्यू बढ़ गई इन्वेस्टमेंट की, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। ओसीआई में विच वॉज रिप्रेजेंटेड एज ए सेपरेट कॉम्पोनेंट ऑफ इक्विटी, ठीक है। ये कुछ नहीं बोला है यहाँ तक, क्वेश्चन में पता क्या बोल रहा है, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया 5% के लिए, और जो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था वो ईयर एंड तक 5,000 से बढ़ चुका है, 1,05,000 हो गया होगा एफबीए ओसीआई में, इन अकॉर्डेंस विद 109, ठीक है सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1 अप्रैल को ए लिमिटेड ऑब्टेन्स कंट्रोल ऑफ बी बाय एक्वायरिंग द रिमेनिंग 95% ऑफ द बी, कमेंट ऑन द ट्रीटमेंट टू बी डन बेस्ड ऑन द फैक्ट्स गिवन इन द क्वेश्चन। याद रखना, जिस दिन इन्वेस्टमेंट किया है उस दिन आपका इन्वेस्टमेंट कितना था, 1 लाख का था, आगे जाके वो 5% से बढ़ जाता है, मतलब 1,05,000 हो जाएगा, है ना। तो ये 1,05,000 क्या हो जाएगा, अर्लियर स्टेक प्लस पीसी, पीसी जो अब आप 95% के लिए पे करोगे वो आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, और फेयर वैल्यू या फिर एज पर इंडियस 103, है ना। बस ये आपको बताना था और कुछ नहीं, ये मैंने आपको समझाने के लिए था। अगर आप यहाँ से पढ़ोगे ना, A's investment in B would be at fair value, therefore does not require remeasurement of the business combination, fair value of the 5%, 5% प्रीवियसली हेल्ड इन्वेस्टमेंट को आप फेयर वैल्यू पे लाओगे 1,05,000, क्योंकि 1 लाख प्लस फेयर वैल्यू इंक्रीज 5, और टीसी जो 95% के लिए लेके आओगे वो इन दोनों का टोटल करके ही आप दिखाओगे कि टोटल आपका बिजनेस
कॉम्बिनेशन के लिए कितना खर्चा हुआ है, यस और नो, बस इतना। और इसको अकाउंट फॉर करोगे, ठीक है। और इसको कंपेयर किससे करते हैं अपन, नेट एसेट से। कोई भी बताना चाहो बता सकते हो, लेकिन पूछा इन्होंने सिर्फ इतना है कि 5% वाला जो इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट वो कितने पे आएगा, तो वो फेयर वैल्यू पे आएगा, प्लस जो पीसी पे किया जाएगा वो भी इसका पार्ट हो जाएगा 95% उसकी फेयर वैल्यू, और वो इंक्लूड की जाएगी एक्विजिशन अकाउंटिंग में। सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस नहीं है। एक लास्ट क्वेश्चन अपन आज के लिए देख लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए अपन देख लेते हैं अगले 5 से 6 मिनट में। ये क्वेश्चन आरटीपी नवंबर 18 का है, टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 9 है। अच्छा क्वेश्चन है, और इसके बाद अपन आगे का रिवीजन कल करेंगे इवनिंग में। ओके, नाउ टेक्स्ट बुक का 18th क्वेश्चन है, एबीसी लिमिटेड प्रिपेयर सीएफएस ऑन 31st मार्च ईच ईयर, 1st जुलाई 2000। आज रहने दें, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, अपन यहां से ना अगले वाले वीडियो में कवर करेंगे कल इवनिंग में, मंडे इवनिंग को अपन इसको फिनिश करने की कोशिश करेंगे 1.5 घंटे में। 1.5 2 घंटे में अपना ये पूरा बिजनेस कॉम्बिनेशन अच्छे से हो जाएगा। मुझे बताओ यहां तक में कोई डाउट्स हैं क्या, तो मुझे बताओ यहां तक में कोई डाउट्स हैं क्या, जल्दी बताओ। क्लियर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, तो फिर मिलते हैं अपन कल, है ना। कल से अपना इंड एस 110, इंड एस 27, दैट इज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट चालू हो रहा मॉर्निंग में, और इवनिंग में अपन इसका रिवीजन खत्म करेंगे। ओके, बाय, टेक केयर। और अगर कोई प्रॉब्लम्स हो तो मुझे आप व्हाट्सएप कर देना।